बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपका दिन आज का स्पेशली बहुत अच्छा गुजरेगा। हाँ जी, अगर हम कल के दिन की बात करें तो इस सीज़न का लाहौर जो है, उस लाहौर के सीज़न का गर्म तरीन जो है ये दिन रहा है कल का। और महकमा मौसमियात ने बताया कि आगे गर्मी मज़ीद बढ़ने जा रही है। तो गर्मी जब बढ़ती है हम क्या करते हैं, इशाल की बोतल मुझे नज़र नहीं आ रही है, मेरी बोतल है अंदर रह गई, रूम में रह गई है। अच्छा, मेरे पास वो इशाल की बोतल से मुझे याद आता है कि भाई हमने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना शुरू कर देना जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। कराची में तो खैर लोगों को आदत ज़्यादा होती है कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, लेकिन कल इतनी गर्मी थी और आज भी यही तवक्को है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और आने वाले दिनों में भी अभी तक कोई जो बारिश की पेशगोई नहीं की गई है। यही कहा जा रहा है कि गर्म और मरतूब मौसम रहेगा, तो हमें एहतियात करनी है। घर से बाहर निकलते वक्त अपने सरों को कवर करके जाएं। कराची के लोग, स्पेशली सिंध के जो लोग हैं वो उनके लिए ख़ासी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हीट वेव का ख़दशा होता है। बाकी हम पंजाब के बहुत सारे अज़ला की बात करें तो यहाँ पर मामूल की गर्मी पड़ेगी, जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि मई में ऐसी गर्मी होती है और ऐसी ही होगी। तो आप जो है वो पानी का इस्तेमाल भी, जैसे हमजा कह रहे हैं कि ज़्यादा करें। गर्मियों में वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए, वैसे भी ज़्यादा करना ही चाहिए नॉर्मल रूटीन में भी, लेकिन अब तो गर्मियाँ हैं तो इसलिए भी एक और चीज़ इशाल होती है उसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो एसी वाले कमरे में बैठे होते हैं या फिर गाड़ियाँ जो होती हैं उसमें एसी लगा के बैठे होते हैं। अचानक जब बाहर निकलते हैं इतनी गर्मी होती है, उससे भी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली ये मसाइल होते हैं, तो इसलिए भी हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और एक और तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, वो ये है असद उमर साहब की कल की ट्वीट। उन्होंने बता दिया कि 19 साल उससे ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं अब वो भी ख़ुद को वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवा सकेंगे। उसके बाद उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ भी हो जाएगा। तो जो भी मतलब कि हिदायत की गई थी डॉक्टर्स की जानिब से, बताया गया था कि इस उम्र से ज़ायद लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में वो तमाम लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। तो आज से आपने ख़ुद को रजिस्टर करवाना शुरू कर देना। अब तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना कि जी मैं 30 से ज़्यादा नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। और हम लोग दोनों वैक्सीनेट होने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द ख़ुद को रजिस्टर करवाएं ताकि वैक्सीन लगने में आपका नंबर पहले आ सके। बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, जिससे मामूलाते ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होते चले जा रहे हैं, नॉर्मल होते चले जा रहे हैं। कारोबारी आसानियों के बाद अब तालीमी इदारे भी 7 जून से खोले जाएंगे। और इसके ऊपर मज़ीद जो है इंशाअल्लाह हम देखते हैं कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब जो हैं बहुत फ्रंट पर आकर इस मामले को डील कर रहे थे, देख रहे थे। अब वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, अल्लाह उनको भी सेहत दे। बिल्कुल, वो खुद कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं आवाम से अपील हूँ कि मुझे मेरे लिए दुआ की जाए, मैं जल्द सेहतयाब हो जाऊँ। और जैसे कि हमने देखा कि उनकी जानिब से एक बड़ा कदम ये भी उठाया गया, बड़ा फ़ैसला किया गया कि जो असातिज़ा हैं उनको पहली फ़ुर्सत में वैक्सीन लगवाई जाए, ताकि तालीमी जो इदारे हैं वो आसानी से खुल सकें, बच्चों की तालीम का हर्ज ना हो सके। और फिर अब हम देख रहे हैं कि अब 19 साल से जो अबव के, 18 साल से अबव के जो बच्चे होंगे, नौजवान होंगे, 19 साल से अबव के, उनके लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने जा रही है। रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल चुकी है। जैसे कि हम पहले भी आपको बता रहे थे कि अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लें। लेकिन हम एक तरफ हम पंजाब की सूरत हाल की ओवरऑल बात करते हैं तो हमें जो अच्छे खासे समरात नज़र आ रहे हैं, जो लॉकडाउन हुआ, केसेस नीचे जा रहे हैं। और हमें जो लॉकडाउन लगाया गया था, जो सख्तियाँ और पाबंदियाँ की गई थी, उनके समरात बड़े अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर हम सिंध की सूरत हाल देखें हमजा, तो बहुत ही मुख्तलिफ है। हाँ, सिंध की सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ पर भी इस वक्त जो है सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। मुर्तज़ा वाब साहब भी यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोग ख़ुद को वैक्सीनेट करवाएं। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लेंगे उतनी जल्दी इस वबा को शिकस्त दी जा सकती है। और हमें सख्त फ़ैसले करना पड़ रहे हैं क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं चाह रही होती कि दुकानों को बंद कर दिया जाए, बाज़ारों को बंद कर दिया जाए, स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। हुकूमत का तो फ़ायदा होता है जब कारोबार चल रहा होता है। खैर, अब जो सूरत हाल है ये अच्छी बात है। 19 साल और उससे ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं वो ख़ुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। कब से उनकी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा ये जानेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत
अच्छी खबर है जो कल असद उमर साहब ने शेयर की कि 19 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे। एक हफ़्ता लग जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा कि वो खुद को वैक्सीनेट भी करवा सकेंगे? देखिए, जब तक रजिस्ट्रेशन की एक तादाद तक ये पहुंच जाए, एक नंबर अचीव जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए भी वैक्सीनेशन खुल जाएगी। मैं हाल हफ्ते 10 दिन की बात है और शायद इससे भी कम हो, क्योंकि अब हमारे पास एक तो वैक्सीन बहुत वाफिर मिकदार में अब मौजूद है हमारे पास, और उसके अलावा मास वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बहुत सारे बनाए गए, जिसकी वजह से अब कैपेसिटी वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हुकूमत की। ऑलरेडी आपने देखा है कि 2 लाख से ऊपर डेली वैक्सीनेशन हो रही हैं और ये मज़ीद अब बढ़ेगी। हम इसको 3 लाख तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। तो इस वजह से अब मैं समझती हूँ कि जल्दी इनकी बारी आ जाएगी, कुछ ही दिनों में जो है इनकी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। नौशीन साहिबा, अब जबकि 19 साल के जो ज़ायद अफराद हैं उम्र के, उनके लिए वैक्सीनेशन खुल गई है, तो अब तो जैसे आपने कहा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या वैक्सीन भी मंगवाई जा रही है या फिर जो पाक वैक नाम से हमारी अपनी मार्केट में वैक्सीन आ रही है अब वो लगाई जाएगी? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हर एवेन्यू से वैक्सीन जो है वो प्रोक्योर कर रहे हैं। ये ज़ाहिर है जो हमारी लोकल प्रोडक्शन शुरू हुई है, इससे हमें बहुत बूस्ट मिलेगा और वैक्सीनेशन के अमल में बहुत तेज़ी भी आएगी। मगर इसके अलावा बाकी भी जितनी वैक्सीन इस वक्त एमरजेंसी यूज़ के लिए पाकिस्तान में अप्रूव हुई हैं, जिसमें साइनोफार्म है, साइनोवैक है, ये वाली वैक्सीन जो हैं ये भी मंगवाई जा रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे पास 20 लाख डोजेस साइनोवैक की पहुंची हैं, वो भी इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका हमें मिली थी गावी की तरफ से, वो भी इस्तेमाल हुई है और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि फाइजर और दूसरी वैक्सीन जो हैं वो भी पाकिस्तान आएंगी। तो ये किसी एक वैक्सीन पे हम इन्हिसार नहीं कर रहे, बल्कि जिस एवेन्यू से इस वक्त जो भी वैक्सीन गवर्नमेंट खरीद पा रही है या प्रोक्योर कर रही है, हम वो तमाम एवेन्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, WHO की हम बात कर लें तो रिकमेंडेशंस हैं या हिदायत हैं कि सितंबर तक कम से कम 10% जो आबादी है उसको वैक्सीनेट करना होगा हर मुल्क को। पाकिस्तान कर पाएगा ये टारगेट अचीव? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का टारगेट जो है, चूँकि हमारी आबादी जो है वो तकरीबन 22 करोड़ के करीब है और उसमें से 10 करोड़ जो है वो 18 साल से कम उम्र की 18 साल से बड़ी उम्र की आबादी जो है वो बेसिकली तो उनको हमने टारगेट करना है, क्योंकि ज़्यादा वल्नरेबल हमारी ये पॉपुलेशन होती है। तो इस, और वैसे भी अभी आपने बताया कि ये मॉडर्ना और फाइजर अब जाके इनके अप्रूवल मिले हैं, वरना ये जितनी वैक्सीन थी वो 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों के लिए थी। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि हम अपनी 7 करोड़ आवाम को जो है वो 2021 के आखिर तक वैक्सीनेट कर लें, और हमारे तमाम प्लान्स और वो इसी के मुताबिक है, क्योंकि 7 करोड़ अगर हमारे हो जाते हैं तो फिर हम उस हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, जिससे वायरस का फैलाव रोका जा सकता है इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, ये भी बताइएगा कि सिंध की सूरत हाल हम देख रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आप देख रही हैं कि सिंध हुकूमत और NCOC के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन अच्छे से चल रही है, और जो रिकमेंडेशन आपकी जानिब से दी जाती हैं क्या उन पर अमल दरामद होता है? देखिए, NCOC का काम ये है कि वो एडवाइजरीज इशू करे, वो जो भी उनके पास डाटा आता है उसकी रोशनी में जिस तरह उनको फैलाव नज़र आता है और जिन केसेस पे कंसंट्रेशन नज़र आती है वो उसके मुताबिक अपनी एडवाइजरीज इशू करते हैं, और अपने वो जो भी उसके मुताबिक वो समझते हैं कि SOP ज़रूरी है और जिन चीज़ों को बंद होना चाहिए और जिस तरीके से कारोबारी ज़िंदगी चलना चाहिए, बाकी आगे उनके ऊपर अमल दरामद करना वो सूबों का स्वाबदीदी इख्तियार है, क्योंकि वो ये सिर्फ एडवाइजरी इशू करते हैं। वो अपनी सिचुएशन के मुताबिक सूबों ने अपने डिसीजंस जो हैं वो उसको फ्री हैं कि वो उसको अपनी मर्जी से इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें ये कि सिंध हुकूमत शुरू में जिस तरह से हमने देखा था कि सिंध की तरफ फैलाव कम था और पंजाब और KP की तरफ ज़्यादा था, और यहाँ पर ज़्यादा सख्त इकदाम लिए जा रहे थे और वो फिर इफेक्टिव भी साबित हुए। तो मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में सिंध ने भी जिस तरह से अब अपने सख्त इकदाम की तरफ वो गए हैं, हमें इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर भी कमी नज़र आएगी। मगर बहरहाल इस वक्त सिंध जो है वो एक राइज की तरफ उसके केसेस जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो मतलब कि क्वेरी उनकी कोई होती है तो वो लिखते हैं। अब एक जो सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जी कि मैं फ़लाँ वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ या लगवाना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए कैसे रजिस्टर करवा सकता हूँ? अब ये एक ऐसा सवाल है कि हम अभी इस पोजीशन में तो चले नहीं हैं कि हम खुद से चॉइस कर सकें, लेकिन जब रजिस्टर करवा दिया, वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर में गए, तो वहाँ पर क्या कोई शख्स ख्वाहिश का इजहार कर सकता है कि अगर वो वैक्सीन अवेलेबल है तो काइंडली मुझे वो लगवा दी जाए, या फिर ये तो स्टेट की मर्जी है कि जो वैक्सीन अवेलेबल होगी वो खुद से हम फैसला करके लगाएंगे?
कि देखिए इस वक्त तो जो सेंटर्स के ऊपर वैक्सीन आमतौर पर एक होती है, कई दफ़ा 2 वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी होती है, मगर यूजुअली जो है वो इस वक्त जैसे हमारे पास अभी 20 लाख डोसेस जो साइनोवैक की आई हैं इस वक्त वो इस्तेमाल हो रही है। अब ये कैंसिल तो हमारी अभी जिसका ये पाकवैक जिसकी लॉन्चिंग इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में हो जाएगी, उसके बाद ये वाला बैच आएगा तो फिर ये वाला यूज होगा। तो ये अवेलेबिलिटी के ऊपर भी होता है कि उस वक्त सेंटर्स के पास कौन सी मौजूद है, और लोगों के पास ये चॉइस जरूर है कि वो अपना अगर समझते हैं कि वो किसी खास वैक्सीन का इंतजार करना चाहते हैं तो वो 2-4 दिन 1 आध हफ्ता वेट कर ले, क्योंकि वैक्सीन तो अब आ रही हैं। और कैंसिनो बायो जो सिंगल डोज है बहुत से लोग इसके इंतजार में भी हैं कि हम सिंगल डोज लें तो वो भी इंशाल्लाह जल्द इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नौशीन अहमद साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। अच्छा, एक और जो अच्छी खबर इशाल हम जिसका जिक्र कर रहे थे वो मॉडर्ना की जानिब से जो वैक्सीन है, अमरीकी जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, कोरोना वैक्सीन अब बच्चों और नौजवानों के लिए मौसर साबित हो गई है। उन्होंने अपना डेटा जो है, जो नताइज हैं वो शेयर कर दी हैं और अभी उसकी अप्रूवल नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अप्रूवल मिल जाएगी और जून के मिड में जाकर वो वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इससे पहले हम देख रहे थे कि फाइजर की जो वैक्सीन थी वो बच्चों और नौजवानों के लिए मौसर साबित हो रही थी, उसके ऊपर तहकीक की गई थी और उसकी कहा गया था कि ये बच्चों और नौजवानों को लगाई जा सकती है। 12 से 17 साल के बच्चों और नौजवानों के लिए मौसर थी, और अब अगर हमें मॉडर्ना मिल रही है और बच्चों और इसकी अगर मंजूरी मिल जाती है और इंशाल्लाह तो फिर हम बच्चों को और जो नौजवान नस्ल है, बच्चों से स्पेशली हम लोग ना माँ बाप बड़े कंसर्न थे कि बच्चों के लिए वैक्सीन आखिर कब आएगी। तो अब यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जून के जो मिड का टाइम होगा उसमें अगर वैक्सीन की हमें मंजूरी मिल जाती है तो वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। तो मॉडर्ना की जानिब से ट्रायल में कामयाबी के बाद इस वैक्सीन को बच्चों और नौजवानों के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी का जो रास्ता है वो अब खुल गया। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो ये अमेरिका में इस उम्र के ग्रुप के लिए दस्तयाब दूसरी कोविड वैक्सीन होगी। आपको जिस तरह से अभी इशाल बता रही थी, फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी इस ग्रुप के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी जो है वो दी जा चुकी है। तो अब इसके ऊपर जो काम हो रहा था वो तो मुकम्मल होता हुआ नज़र भी आ रहा है और इसकी तहकीक जो है वो की जा रही थी। रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं, रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं और हम क्या उम्मीद रखें आने वाले दिनों में, और फिर क्या पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन अनकरीब आ सकती है, बात करेंगे। एरिज़ोना यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर इमरान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वैक्सीन के हवाले से मतलब जो नताइज सामने आया है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है 12 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, कैसे नताइज रहे? 100% तो नहीं होंगे, कितने फ़ीसद नताइज शो किए गए? वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया फॉर द इन्विटेशन। गुड मॉर्निंग। और तो ये एक अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला है। मॉडर्ना जो कि आपको पता है एडल्ट्स के अंदर 94% इफेक्टिव था, लेकिन बच्चों में इनका ट्रायल चल रहा था। उसी के साथ साथ फाइजर का भी ट्रायल ऑनगोइंग था। तो इनके जो रिज़ल्ट आए इट्स 100% इफेक्टिव। अगर आप एक डोज लगाते हैं बच्चों में तो आफ्टर 2 वीक्स 93% इफेक्टिव। अगर 2 डोजेज आप लगाते 2 हफ्ते के बाद आपको ऑलमोस्ट 100% एफिकेसी मिल जाएगी, प्रोटेक्शन 19 से। तो जो ट्रायल था उसमें तकरीबन कोई 3700 बच्चे उन्होंने एनरोल किए थे और 2/3 जो थे जिनको वैक्सीन मिली और 1/3 जिनको प्लेसिबो मिला। तो 2/3 जो बच्चे जिनको वैक्सीन मिली उनमें से किसी को भी कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ, जो कि एक बहुत अच्छी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर इमरान साहब, जैसे कि पहले हमने देखा था कि फाइजर जो है वो बच्चों के लिए मौसर साबित हुई, फिर उसके बाद हमने देखा मॉडर्ना जो है उसके ऊपर भी कामयाब तजुर्बे कर लिए गए और अब वो वैक्सीन भी बहुत जल्द मार्केट में अप्रूव होने के बाद आने वाली है, बच्चों को लगवाई जाएगी। इसके अलावा हम दीगर वैक्सीन की बात करें, क्या उन पर भी काम हो रहा है कि बच्चों के लिए वो कितनी मौसर साबित हो सकती हैं? जी हाँ, बहुत आपने अहम सवाल किया, क्योंकि अब देखें ना फाइजर और मॉडर्ना कितने बच्चों को कवर करेगी, क्योंकि आपकी दुनिया की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 23% जो है वो बच्चे हैं उसमें। और अमेरिका में पहले ये वैक्सीन लगेगी बच्चों को, और जो स्कूल अमेरिका में खुलेंगे वो सितंबर में खुलेंगे। तो अब हमें और भी कंपनीज की वैक्सीन चाहिए, जिसमें आपके पास एस्ट्राजेनेका इस सिलसिले में काम कर रही है, नोवावैक्स में काम कर रही है। तो इसमें 2-3 कंपनीज हैं जो कि एग्रेसिवली काम कर रही हैं और उनके भी रिजल्ट आएंगे अगले कुछ महीनों में। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जैसे मैं आपकी डिस्कशन ये सुन रहा था, पहले तो आपको पता है कि अमेरिका में ये वैक्सीन लगेगी, बच्चों को स्कूल खुलेंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी वैक्सीन लेफ्ट ओवर रहती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कोवैक्स के थ्रू पूरी दुनिया में शुरू होगा। तो
पाकिस्तान तक ये वैक्सीन इन बच्चों में पहुंचने में 2022 तो हो जाएगा। ठीक है। और जो 12 से 17 साल के बच्चों की हम बात कर रहे हैं, नौजवानों की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, जो उससे कम उम्र बच्चे हैं, नौमौलूद हैं, क्या उनके लिए भी काम किया जा रहा है? जो हम सुनते थे कि हिफाजती टीके लगा दिए जाते हैं तब वैक्सीनेशन होती है, क्या उस बारे में भी इस वक्त काम हो रहा है? जी हाँ, ट्रायल जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और फाइजर के भी, मॉडर्ना के भी, एस्ट्राजेनेका के भी, और जो यंगेस्ट एज ग्रुप है वो 6 महीने है। और 6 महीने के 12 साल तक और 11 साल के बच्चों पर ट्रायल इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तो उनके रिजल्ट जो है अब देखेंगे कि इतनी तेज़ी से हम ये काम देखने में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि अगले 6 महीने में हमें कुछ रिजल्ट्स जो है वो रिपोर्ट होंगे, या तो ये कि इस साल के एंड में रिपोर्ट होंगे, या फिर ये कि अर्ली 2022 में, और उसके बाद ये छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। छोटे जो उम्र के बच्चे हैं उनके थ्रू वायरसेस जो हैं वो बहुत आसानी से फैलते हैं, और स्पेशली बच्चे जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक्सपोजर होता है और लोगों का एक्सपोजर होता है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो बच्चों को वैक्सीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी। और मैं सबको यही कहूँगा, जितने भी पेरेंट्स इस डिस्कशन को सुन रहे हैं वो बच्चों को वैक्सीन लगाएं। इसमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है वैक्सीन में देखने में आया। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने खुद कहा कि एस्ट्राजेनेका और दीगर जो वैक्सीन्स हैं वो कुछ काम कर रही हैं इस हवाले से कि बच्चों के ऊपर कितनी वो मौसर साबित हो सकती हैं, क्योंकि आपने कहा कि अमेरिका में जब पहले लग जाएगी बच्चों को वैक्सीन, तालीमी इदारे खुल जाएंगे, उसके बाद वैक्सीन देखते हैं कि दीगर ममालिक तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसमें तो बहुत लंबा टाइम हमें दरकार होगा। क्या हम लोग पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स हैं उनमें से कोई ऐसी वैक्सीन है जिस पर जल्द से जल्द काम मुकम्मल हो जाए, जैसा कि एस्ट्राजेनेका है, हम भी जल्द से जल्द बच्चों को वैक्सीनेट करवा पाएँ? जी हाँ, आपने बहुत अच्छी चीज़ें रेज की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एस्ट्राजेनेका मोस्ट लाइकली अगर इनकी बच्चों का जो ट्रायल है वो रिपोर्ट करते हैं नेक्स्ट मंथ 2 और 3, और अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चों में वो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पाकिस्तान में शुरू कर दें। देखें, अगर जो कैंसिनो की वैक्सीन अगर इस वक्त ऑलरेडी ट्रायल शुरू हो चुके हैं छोटे बच्चों में, तो मोस्ट लाइकली वो यूज़ हो सकती है पाकिस्तान में। तो मेरा कहना यही होगा कि अगर ट्रायल नहीं भी स्टार्ट हुए तो they should look into starting this trial with Cancino, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, एक और अहम चीज़ ये है कि अमेरिका के अंदर लोगों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर लोग इसलिए भी खदशात का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जब ये बात सुनते हैं कि जी अमेरिका में तो अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसको हम कैसे एड्रेस करें उनसे बात करने के लिए? जी केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और केसेस जो सामने आ रहे हैं वो शिद्दत कितना इख्तियार कर रहे हैं, कैसे समझाया जाए लोगों को? जी, हम इसको अभी क्लेरिफाई करते हैं। जो वैक्सीनेशन की इस वक्त नौयत है अमेरिका में, ऑलमोस्ट 40% जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसको 2 डोजेज मिल चुकी है, और जहां तक 1 डोज है वो 61% को मिल चुकी है। तो वैक्सीनेशन हो रही है, काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, लेकिन अब स्लो डाउन हो गई है। तो जिन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत माइल्ड इंटेंसिटी पे हो रहा है। और आप देखा कि यहाँ से, जैसे हम कैलिफोर्निया में हैं, लॉस एंजल्स, तो वहाँ पर ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस अब लिफ्ट कर दी हैं। जैसे आप बड़ी गैदरिंग कर सकते हैं, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है अगर आप आउटडोर गैदरिंग कर रहे हैं। अगर से 50 या 100 लोग वैक्सीनेटेड हैं वो मिलते हैं तो उनको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव है, और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ्स हैं अमेरिका में बहुत कम हो गए। जो इस वक्त अमेरिका में जो डेथ रेट है वो ओनली समझ लें आपके फ्यू हंड्रेड in every 24-48 hours, जबकि at some point almost 3,500 to 4,000 unfortunate deaths were happening। तो numbers जो हैं वो drastically बहुत नीचे आ चुके हैं। तो जो लोग इस बात का इस डिस्कशन को सुन रहे हैं उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है अमेरिका में। इस केसेस जो रिकरेंटली हो रहे थे वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, डेथ रेट हो गई है, और अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं।
अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो यू विल बी प्रोटेक्टेड। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अपनी माहिराना राय दे रहे थे। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी अमेरिका में तो अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो आप उसको जामे तौर पर स्टडी करें तो आपको पता लगेगा कि केसेस कम हुए हैं। और अगर कोई केस सामने आता है तो वो उतना स्वेयर केस नहीं होता जो हम यहाँ पर खदशात हमें हो जाते हैं कि जी। और क्योंकि 100% अभी वहाँ पर भी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो इस वजह से फिर केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन केसेस में कमी आना ये एक इंडिकेट करता है कि वहाँ पर लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं और फायदा हो रहा है उसका। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, शाल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको बताएं कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ की दो जो जमातें हैं बड़ी, उनमें जो मुखालफत है, जो गोलाबारी है, जो लफ्ज़ी गोलाबारी उसे कह लें, वो जारी है और कोई भी लचक दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है हमजा। हाँ जी, और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के जो है ना, पीछे ना हटने के मौके पर ये डट चुके हैं। और इस सियासी माहौल में पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी की कोशिशें जो हैं वो बिल्कुल जो है दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने तो पीर को इख्तिलाफ़ की तमाम जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मरकज़ी जमातें थीं उनको इशाइये पर बुलाया था, जिसमें PDM को बहाल करने की कोशिशें भी की थी। लेकिन फिर मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कुछ बयानात सामने आए थे कि उन्होंने तो जी बतौर ऑपोजिशन लीडर बुलाया। बिलावल भुट्टो साहब ने इशाइये में शिरकत करना ही गवारा ना किया और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने क्या कहा है आपको वो सुनाते हैं पहले। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे। हम मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नज़रिया पे, अपना उसूलों पे सियासत कर रहे हैं। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के साथ मिलके जो सियासत करेंगे उसमें असल मज़ा होगा। हमजा, ये जो गुफ्तगू है ये तो PDM में शमूलियत ना इख्तियार करने की या वापस PDM में ना आने की गुफ्तगू है। जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने गुफ्तगू की थी वो थी कि जी कि वो चाह रहे हों कि पीपल्स पार्टी जो है वो शामिल हो जाए। कुछ दिन पहले उन्होंने भी वाज़ेह कर दिया था कि अगर पीपल्स पार्टी PDM में वापस आई तो अपोजिशन इत्तेहाद कोई और जनरल सेक्रेटरी ढूंढ ले, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो मरियम नवाज ने भी हिमायत कर दिया उनकी, उसने भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की उन्होंने भी हिमायत की है। और साथ मौलाना साहब को अगर हम देखें तो वो इस सारी सूरत हाल पे हाथ मलते हुए नजर आते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है। उन्होंने भी कुछ सख्त बातें, वैसे इमैच्योर हैं, इस तरह की कुछ बातें जो है मौलाना साहब ने की हैं। खैर, हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा जो हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नफीसा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पीपल्स पार्टी और PDM अब दो अलग अलग नाम हो चुके हैं, क्या ये सियासी ताल्लुक अब गए दिनों की बात हम समझें? क्या कोई कोशिश की जा रही है PDM की जानिब से कि पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए? कोई इशारा किया जा रहा है, कुछ अप्रोच किया जा रहा है आपको किसी भी जमात की जानिब से PDM की? देखिए, जो हाल ही में इशारा दिया गया था पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स का शहबाज शरीफ की तरफ से, उसका एजेंडा जो था वो जो मेरी इत्तला है ज़्यादातर बजट और पार्लियामेंट में अंदर हम आहंगी के साथ बहैसियत ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ ताउन करें। और मकसद अवाम, क्योंकि हमें अवाम ने अगर मैंडेट दिया है कि हम ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे अवाम की नुमाइंदगी करें और इस नाकारा हुकूमत, नाअहल हुकूमत जो अपनी आखिरी सांसों पर है इस वक्त, उसको जो है उसके जो लॉजिकल कंक्लूजन है यानी कि उसको घर भेजने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। तो इसलिए ये इजलास बुलाया गया था। PDM का मामला उसी नहज पर खड़ा है जहां पीपल्स पार्टी ने अपनी जो हमारी मरकजी क़यादत है CC की, उसमें जो फैसले हुए हैं उसके बाद PDM जो है मैं समझती हूँ गैर फाल है। और हमने PDM
से जो ओहदे हमारे थे वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी, उससे इस्तीफे दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा एक सो कॉल्ड शो कॉज नोटिस जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं था, जनरल सेक्रेटरी अगेन आई वुड से सो कॉल्ड, उन्होंने जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि खुद उन्होंने पीडीएम का गला दबाया है, जो जिस किस्म का उन्होंने शो कॉज दिया जो गैर कानूनी था, जिसका कोई कानूनी जवाज नहीं था, जो गैर अखलाकी भी था, और उसके बाद मामले जो हैं वो जूं के त्यों हैं। नफीसा शाह साहिबा, मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कहा जाना कि पीपल्स पार्टी जो क़यादत है वो इम्मेच्योर है, और फिर दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ताना दिया जाना कि ये नून लीग लंदन जो है वो लीग है, और फिर इस हवाले से जो डेडलॉक पीडीएम में इस वक्त बरकरार हो गया है या फिर इस वक्त शुरू हो गया है, क्या समझते हैं इस नौबत तक बात पहुँच कैसे गई? देखिए अभी जो हाल ही में जो एक हार्डलाइन मरियम बीबी की प्रेस टॉक थी, फिर शाहिद खाकान साहब की थी, फिर मौलाना साहब की थी। अब जो पोजीशंस उन्होंने ली हैं, तो इससे तो साबित ये हो रहा है कि इस वक्त जो लोग बचे कुचे हैं पीडीएम में, वो खुद पीडीएम तो अब उसको नहीं कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की जो फाउंडेशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेकिन ये जो मजमुआ है ये खुद नहीं चाहते कि कोई सियासी कट हो, सियासी जोड़ हो, और मैं समझती हूँ कि ये पीटीआई और इनका कटजोड़ है, और इसलिए हार्डलाइन उन्होंने पोजीशन ली है, और ये हार्डलाइन पोजीशन इनकी जो है ये खुद पीडीएम का खुद ही गला दबा रहे हैं। मेरे ख्याल से जो कुछ बचा है जिसको ये अब पीडीएम कह रहे हैं, इससे तो मुझे हैरत है क्योंकि सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, और न ही ये इस एजेंडा पर कहीं भी बातचीत चली है। अगर बातचीत छेड़ी गई है तो वो PMLN कि इस वक्त की क़यादत शहबाज शरीफ की तरफ से जो हम सुन रहे हैं टेलीविज़न पे, अगर ये बात छिड़ी है तो उनकी तरफ से छिड़ी है। अब लगता है कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग शीन में आपस में तनाज़ा चल रहा है, और ये जो बातचीत हो रही है ये इस पस मंज़र में हो रही है, ये एक दूसरे को सुना रहे हैं, न कि पीपल्स पार्टी को सुना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना जो मौक़िफ़ है वो रख दिया है, और हमें उसका अभी तक जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जब तक पीडीएम जो है वो आपने देखा कि वो सस्पेंडेड स्टेट में कल की गुफ्तगू से साहब ने भी गुफ्तगू की, लगा ऐसे कि जैसे शहबाज शरीफ साहब पर फिर भी अभी कुछ मान है या उनसे कुछ उम्मीद है पीपल्स पार्टी को। पीडीएम की मुकम्मल बहाली की कोशिशों के सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात भी हुई है। क्या अगर शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएं तो पीपल्स पार्टी और ANP वापसी की जो राह है वो हमवार हो सकती है? कुछ सोच सकती है पीपल्स पार्टी खास तौर पर के वापस आ जाए पीडीएम में? देखिए ये तो अब पार्टी की मरकजी हमारी जो क़यादत है, जो CEC है, ये वो फैसला करेंगे। गुड कॉप बैड कॉप वाली जो नून की सियासत है, नून या शीन आप कहें, उससे तो लगता है कि नून का अंदर जो है वो हाउस इन ऑर्डर या तो नहीं है या तो इनकी एक हिकमत अमली है। ये वक्त बताएगा, लेकिन इस किस्म के बयानबाजी से मैं समझती हूँ कि ये जो एक बयानिया है कि नून लीग के क्या नून जो बयानिया जो जिसकी नुमाइंदगी ज़ुबैर साहब कर रहे हैं और जिसके मुतज़ाद बयान जो है वो खुद शाहिद खाकान ने बहस इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो बातचीत की कि एक दिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, दूसरे दिन प्रो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया, तीसरे दिन ये कहना हमारा कोई झगड़ा नहीं है, चौथे दिन कहना हमारी बातचीत जारी है। तो उससे तो ये पूरा पस मंज़र अगर हम देख लें तो ये जो हार्डलाइन पोजीशन है, लगता तो ये है कि इस हार्डलाइन पोजीशन के ये एक पर्दा है, और इस पर्दे के पीछे जो राज हैं वो मेरे ख्याल से ज़्यादा देर जो है वो नहीं छुपेंगे। यकीनन इसमें कोई सियासत है। जहाँ तक मिलजुल के ऑपोजिशन करने वाली बात है, तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये आइडियल पोजीशन होगी कि अगर हम बिलखुसूस पार्लियामेंट में अंदर अब जबकि बजट पास इनको हुकूमत को यकीनन एक बजट पास करने में अगर हमें टफ टाइम देना है
अगर उनको चैलेंज देना है तो उसमें हमें मिलजुल कर हिकमत अमली बनानी होगी, और उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो। पीडीएम के हवाले से आपने देखा कि इस वक्त पीडीएम पे जो स्ट्राइक कर रही है, जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, जो हमले कर रही है पीडीएम पर, और जो पीडीएम का अगर एक आइडियल है, अगर इसको जोड़ना है एक बार फिर, तो उस जोड़ में अब जो रुकावट बन रही है वो PMLN जो PML शीन से अलग करके PMLN जो है वो इसकी रुकावट बन रही है। हफीसा साहिबा, हम देख रहे थे कि अवाम ने बड़ी उम्मीदें लगा ली थी अपोजिशन से, चाहे फिर वो महंगाई की वजह से थी, मौशी हालात जो मुल्की थे उनकी वजह से थी, कि जो अपोजिशन है वो हुकूमत पर दबाव डालेगी और फिर जो हुकूमत है वो कुछ बेहतर फैसले करेगी या फिर हुकूमत पीछे हट जाएगी। लेकिन हमने देखा कि एक तो अपोजिशन जमातें बहुत देर से इकट्ठी हुई, और अगर इकट्ठी हुई भी तो एक बहुत छोटे से ज़ाती मुफाद की वजह से बिखर भी गई। क्या समझते हैं इस वक्त तो आवाम जो है वो अपोजिशन को ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रही है, या उनके किरदार से ज़्यादा वो इफेक्ट हुई है, मायूस हुई है? देखिए, जैसे ही शहबाज शरीफ ने इशाइया बुलाया, उन्होंने एक दावत दी, तो फिलफौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी आला तरीन क़यादत जो पार्लियामान में है उसको मदऊ किया, और उन्होंने तीनों ने अटेंड भी किया। इससे ये इज़हार ज़ाहिर होता है कि हम संजीदा हैं। कोई भी काविश, क्योंकि पीडीएम बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार था, और जो 3 नुकात हैं जिसमें डिफरेंसेस थे। पहला नुक्ता था लॉन्ग मार्च का। क्या आज उस लॉन्ग मार्च पर कितनी जो जमातें कहती हैं अब पीडीएम हम चलाएंगे, तो क्यों नहीं आज के दिन तक वो लॉन्ग मार्च करने पाए? जो पीपल्स पार्टी को प्रेशराइज कर रहे थे कि इस्तीफे दे लॉन्ग मार्च तक, तो उन्होंने इस्तीफे दिए? क्या उन्होंने लॉन्ग मार्च किया? और एक और नुक्ता जो ये कहते थे कि भाई पंजाब के ऊपर, कि अगर आपको हुकूमत को टफ टाइम देना है तो क्या वजह है कि पंजाब में आपने पीटीआई की क्यों क़यादत को आप, जहां उनके नंबर्स नहीं है, जहां हम मिलजुल कर वहां नो कॉन्फिडेंस कर सकते थे, तो क्या वजह थी कि वहां से नून मुकर गई है? तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये एक अब ओपन सीक्रेट हैं। तो मफामत जो डिसिप्लिनरी एक्शन जिसकी ये बात शोकॉज की बात कर रहे थे, तो पहला शोकॉज तो नून के ऊपर बनता था। जिन्होंने पीटीआई के साथ मफामत करके और उन्होंने सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो लड़े हैं। तो इसलिए ये जो इनके अपने मुतजाद जो बयानियां हैं, हकीकत में पीडीएम को उसने नुकसान पहुंचाया है। आज भी अगर आप देखें तो हमारी जो पॉलिसी है वो यही है कि जितना हो सके ऑपोजिशन के साथ मिलजुल कर हम हुकूमत को नफीसा साहब बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की वापसी पीडीएम में हो कैसे सकती है? क्या पीपल्स पार्टी की अब कुछ शराइत है कि ये शराइत पूरी होंगी तो फिर हम वापस आएंगे? देखिए, इस वक्त जो एजेंडा है वो एजेंडा यही है, जैसे मैंने कहा, कि हम पार्लियामान में मिलजुल कर काम करें, और जो अवाम दुश्मन हुकूमत है उसको घर भेजने में हम मिलजुल कर एक कॉमन हिकमत अमली बनाएं, और बजट में इस हुकूमत को हम टफ टाइम दें। इस वक्त तो ये हिकमत अमली है। जहाँ तक पीडीएम की बात है, तो लगता है कि शाहिद खाकान साहब या मरियम बीबी साहिबा या फजलुर रहमान साहब, अभी तो जो पीडीएम का अगर कोई रास्ता निकल सकता था तो उसमें इस वक्त जो रुकावट है वो ये 3 किरदार है। हालांकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का तो एक अननेचुरल अलायंस है। हम कभी भी माजी में एक दूसरे के खिलाफ हमने इलेक्शनें लड़ी हैं, आगे भी, और हाल ही में हमने कराची में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है। लेकिन एक नुक्ता हमारा था एक दूसरे को साथ देने का, और वो ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी इदारे, जमहूरी कदरें, जमहूरी सिलसिला जो है उसको फ़रोग़ देना, और यही आज भी हमारा यही ऑब्जेक्टिव है। बदकिस्मती से आज जो मेजर रुकावट है, ये जो मुतज़ाद बयानियाँ नून और शीन के बीच में है, वो उनके घर की बात है। उनको पता है कि इसके पीछे क्या राज है, वो ही बता सकते हैं। हमारी ये, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी वो ये है कि हम पार्लियामान में अंदर एक अच्छी सी वर्किंग
रिलेशनशिप जो है वो बनाए, जैसे हम PTI को टफ टाइम दे सकें। ठीक है जी, शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी और हालात ऐसे ही हैं कि जी कि अगर आप लोग नहीं चाह रहे हैं तो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमने तो PDM जो है उसकी बुनियाद रखी थी और हम वापस नहीं आ रहे हैं ऐसे हालात में जब आप चाह रहे हैं कि सिर्फ फैसले आपकी मर्जी से हों। आप देखें तो अशाइये में भी शिरकत ना करके उन्होंने इसी बात का सबूत दिया है कि बिलावल साहब नहीं इसका हिस्सा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे आगे चलते हैं। इशाल, हम हुकूमत की बात करें ना तो हुकूमत मुसलसल जो है मुआशी महाज से अच्छी खबरें सुना रही है, जबकि अवाम मुंतज़िर हैं कि हुकूमती कामयाबियों के जो समरात हैं उन तक कब पहुँचेंगे। अब मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान से IT, टेलीकॉम और कम्युनिकेशन खदमात की एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ और रवां माली साल के 10 माह में IT एक्सपोर्ट में इजाफा गुज़श्ता माली साल के इन्हीं 10 माह से 40% ज़्यादा है, जो कि बहुत ज़्यादा है और ये रिकॉर्ड इजाफा है। और हम देख रहे हैं कि बार बार मुस्बत आशारियों की बात की जाती है, मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, बार बार ये कहा जाता है। और अभी IT की जो एक्सपोर्ट की बात की जा रही है तो उसमें बताया जा रहा है कि इतना मतलब 40% इजाफा बहुत ज़्यादा इजाफा है। लेकिन हम जैसे हमजा कह रहे हैं कि अभी अवाम जो है वो ये देखना चाह रहे होते कि इस इजाफे के इस जो आशारिये मुस्बत हो रहे हैं, मुआशी आशारिये, उनके समरात हाँ कैसे आम आवाम के ऊपर कैसे पड़ेंगे या आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद कब हो पाएगा। बिल्कुल, अप्रैल तक जुलाई की हम बात कर रहे हैं 2021 के दौरान IT की एक्सपोर्ट्स 1.70 अरब डॉलर रही हैं, जबकि गुज़श्ता माली साल के 10 माह के दौरान यही IT खदमात की एक्सपोर्ट का हजम जो है 1.17 अरब डॉलर रहा था। और अप्रैल 2021 में IT की एक्सपोर्ट 196 मिलियन डॉलर रही हैं, जबकि गुज़श्ता साल अप्रैल में 119 मिलियन डॉलर की IT खदमात जो हैं वो एक्सपोर्ट की गई थी। और रवां बरस की बात करें ना तो ये भी कहा जा रहा है कि IT की जो बरामदात का हजम है वो 2 अरब डॉलर के करीब जो है वो जा सकता है, ये तखमीना माहिरीन जो है वो लगा रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है, मुआशी तरक्की में बहुत ही कलीदी किरदार है IT का। और फिर IT की एक्सपोर्ट बढ़ जाना, बरामदात का बढ़ जाना, ये मुल्की मुआशी जो आशारिये हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छा। अब हमने स्टॉक एक्सचेंज को कल देखा ना, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1.56 करोड़ शेयर्स के रिकॉर्ड सौदे हुए हैं, जिससे रवां साल फरवरी में होने वाले कारोबार का रिकॉर्ड टूट गया। 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे से 46,812 पर बंद हुआ था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये साबित कर रहा है कि लोग जो हैं अब वो भरोसा कर रहे हैं, अब कारोबार किया जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन अमीन अंसारी साहब। अमीन अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम ये बात करते हैं IT एक्सपोर्ट की, तो पाकिस्तान में IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ की क्या वजूहात आप देखते हैं? क्या पहले कभी इतनी ग्रोथ देखने में आई है? अच्छा, IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ की क्या बड़ी वजूहात हैं? 2-3 हैं। उसमें एक तो डेफिनेटली गवर्नमेंट पॉलिसी एक बड़ी उसका रोल प्ले कर रही है। दूसरी चीज जो मैं आप हम सबको खुशी होगी कि ये जो मतलब इस चीज की हमें खुशी नहीं है कि ये कोविड क्राइसिस आया। खुशी इस बात की है कि इस कोविड क्राइसिस को जिस तरह खुश असलूबी से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री ने जिस तरह मैनेज किया है, वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। क्योंकि मैं अब मुल्कों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे जो हमसाए मुल्क हैं या दूसरे मुल्क भी जो हैं जो कि ज़रा दूर भी हैं, उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह जो है कोविड को मैनेज नहीं किया, तो जिसकी वजह से डिसरप्शन आई, जिसकी वजह से उनको क्लोजर आया, जिसकी वजह से उनको हफ्ता 2 हफ्ता जो है उनकी सर्विसेज में ब्रेकडाउन आया। उसके बरक्स जो है हमारी गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री के साथ, IT इंडस्ट्री के साथ मिलके हमें फैसिलिटेट किया कि हम जो है हम अपने लोगों को इस कोविड से बचा भी सकें और फॉलोइंग ऑल दी SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी के, उसको करके हमारी सर्विस में कोई इंटरप्शन ना आए। अमीन अंसारी साहब, ये भी देखें ना कि हुंडी पर पाबंदी लगी है, क्या यही वजह तो नहीं हो सकती कि बैंकिंग चैनल्स पर रकूम की जो मुंतकली है या रकूम के आने का तरीका कार था, उसकी वजह से जो ज़्यादा शो हो रही हो एक्सपोर्ट? नहीं, उसकी वजह नहीं है, क्योंकि हंडी जो है वो तो देखें, हमारी इंडस्ट्री जो है बिल्कुल एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उस लिहाज से है, और हमारा जो है आप खुद सोचें, हमारा इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम लोग जो हैं, ये हमारी इंडस्ट्री के प्लेयर्स जो हैं वो ब्लैक मनी में को शमूलियत करें, क्योंकि हमारा तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडस्ट्री है।
जिसका हमारा इंसेंटिव ही यही है, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट बट हमें स्टेट बैंक फैसिलिटेट करती है। हमें उन्होंने कोड दिए हुए हैं कि जिसके अंडर जो है हम अपने रेमिटेंसेस है, and when I say remittances I am talking about the export earnings against the services we provide। ठीक, वो जो है हम बाहर से पाकिस्तान में लाते हैं और उसको जो है प्रॉपर बैंकिंग चैनल की वजह से वो पाकिस्तान आते हैं, जिसमें हमारा भी फायदा है। अमीन अंसारी साहब, जितने भी हालात बेहतर हो जाएं, पॉलिसीज बेहतर हों, उसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश होती है। आप क्या जो है तजवीज़ करेंगे गवर्नमेंट को कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में मजीद इजाफे का बायस बन सकती हैं? Ease of doing business can play a major part। और मैं आपको बड़े बताऊंगा, देखिए हमारी अभी तक 46% IT एक्सपोर्ट बढ़ी है। अच्छा। 46% जो कि IT और किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई ये जो आपको कहना, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 तो मैं उसको मे बी 7 कहूँगा, 6 कहूँगा। अच्छा। एनी अदर इंडस्ट्री विल प्रोबब्ली बी 9 or 10। ठीक है। तो ये जो है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा ये बढ़ाएं तो उससे हम और बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो सकती हैं। अच्छा। और दूसरा जो है फिर वो कॉमन एरियाज लाइक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हो गए, उसमें फिर हमें जो हमारा जो इनपुट है, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी जो है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करके हमारा HR क्वालिटी को बढ़ाया जाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू काम करके। तो दीज आर द थिंग्स दैट गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन एज ए फैसिलिटेटर। एंड बाकी काम हम जो इंडस्ट्री करेगी, देखिए अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने माशाल्लाह 46% और पिछले 3 साल में तो बल्कि तकरीबन डबल हो गया है, और अभी 2 साल रहते हैं गवर्नमेंट के। और इंशाल्लाह माय प्रेडिक्शन इज कि अगले 2 साल में बाय द टाइम 2023 ends of a fiscal year, हम probably 2 या 3 गुना जो है एक्सपोर्ट होंगे इंशाल्लाह। अमीन अंसारी साहब, IT के कौन से शोबे हैं जो ग्रोथ दिखा रहे हैं और कौन से ऐसे शोबे हैं जिनमें अभी भी पोटेंशियल है? देखिए IT के जो शोबे जो ग्रोथ दिखा रहे हैं ना, उसमें तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कह लें, सॉफ्टवेयर सर्विसेज कह लें, आप जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी आ जाता है, वो जो है उसने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है। फिर वही जिस तरह मैंने आपसे पहले सवाल के अंदर जो मैंने आपको जवाब दिया कि हमारा BPO एंड कॉल सेंटर जो है, बिकॉज आवर मेजर प्लेयर्स जो हैं उनसे लेके हर कोई जो है, हमें गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटेट किया कि हमारे लोग जो है ऑफिस आने में उनको जो है वो पुलिस वगैरह चेक करती थी, तो उनको बताया होता था कि गवर्नमेंट ने हमें एसेंशियल सर्विसेज डिक्लेयर किया हुआ है, वो हमें जाने देते थे, कोई तंग नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट की इस फैसिलिटेशन से हमें बड़ा फायदा हुआ इन द BPO एंड कॉल सेंटर इंडस्ट्री। जो मैंने आपसे कहा ना कि बाकी मुल्कों में जो हमारे कंपेटिटर्स मुल्क हैं, उनमें ये इंडस्ट्री जो है बिल्कुल आप सब समझें कि 2-3 हफ्ते के लिए ठप हो गई थी। और आप खुद सोचें कि आपके मेजर बैंक्स हो गए, मेजर और जो कॉरपोरेशंस हो गई, उनकी कस्टमर सर्विस है, उनकी मार्केटिंग है, उनके दूसरी फैसिलिटीज जो है, सर्विसेज जो है वो करते हैं। 2-3 हफ्ते के लिए अगर वो क्लोज डाउन हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होगा। और हम जो है माशाल्लाह वी वर, अगेन आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू गवर्नमेंट ऑन दैट, वी वर एबल टू कंटिन्यू विद दैट, सो दैट हेल्प अ लॉट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, BPO कॉल सेंटर में, एंड देन ई-कॉमर्स में जो है हमारा बहुत आगे चल रहा है। ऑल ऑफ दीज जो है, इनके लिए मैं कहूँगा हम उस पोटेंशियल पे नहीं है जिस पे हम जा सकते हैं। अच्छा। हम जो है वो इंशाल्लाह $2 बिलियन एक्सपोर्ट इस दफा अचीव कर लेंगे, जो कि हाईएस्ट एवर इन पाकिस्तान। बट $2 बिलियन इस कुछ नहीं, पाकिस्तान की जिस तरह का पोटेंशियल है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, वी शुड बी टॉकिंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ 20 बिलियन, 30 बिलियन। और फॉर दैट मैटर कि इन अबाउट 3 or 4 years टाइम वी शुड बी, चले क्योंकि हमारी बेस अभी 2 बिलियन है, तो वी शुड बी टॉकिंग लाइक डबलिंग और ट्रिपलिंग एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 4, 5, 6 years। तो आप खुद उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह विद दैट काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्ट
कि 4-5 साल में 6 साल में अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के पोटेंशियल मौजूद है। अमीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और जिस तरह से वो बता रहे थे शाल कि अभी हम $2 बिलियन की तो बात कर रहे हैं, हमें इस वक्त $20 बिलियन पे होना चाहिए था, लेकिन इसको हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अभी भी मौके मौजूद हैं, अभी भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे सिंध में बढ़ती बेअमनी की, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब सख्त नोटिस लिया है। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए और कराची पहुँचते ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा है कि सुबह सिंध में गवर्नर राज आ रहा है और ना ही ऑपरेशन करने जा रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी तय है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये लाकानूनियत जो है वो सिंध में जारी है और जो वहाँ पर इस तरह के अनासर कार फरमा हैं उनकी सरखूबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इस वक्त वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद, उन्होंने दौरा जब किया और मुलाकात जब जिस तरह की गुफ्तगू उनकी मीडिया से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए की, इससे साबित होता है कि इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है, क्योंकि वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद जो वज़ीर दाखिला वहाँ पर गए हैं तो काफ़ी कशीदा है। और हमने देखा कि कच्चे के इलाके तेगू बताया जा रहा था, वो इलाका जहाँ पर रॉकेट हमला किया गया था और उसमें 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हो गए थे। तो सूरत हाल जो है वो एकदम फिर से ऐसे अनासर सारे उठा रहे हैं, ऐसे लोग सारे उठा रहे हैं जो कि जुराइम पेशा अनासर हैं। अच्छा, हम सिंध की शाल जब बात कर रहे हैं तो हम मतलब सूबाई हुकूमत की बात करते हैं, सिंध की बात करते हुए कि अंदरून सिंध में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र जो है सिंध हुकूमत भी अब एक्शन में आई है और कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया। और ज़राए के मुताबिक इस अहम मामले पर पुलिस हुकाम की जानिब से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई और पुलिस हुकाम ने ये दरख्वास्त की है कि उन्हें ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी और जदीद असलहा भी दरकार है। ऑपरेशन शिकारपुर, घोटकी, कश्मोर और सक्खर के इलाके में किया जाएगा और इतवार के रोज़ शिकारपुर के इलाके गड़ी तेगों में डाकुओं के रॉकेट हमले में जो जिस तरह से इशाल बता रही हैं कि 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हो गए थे। अब हम इस पर बात करेंगे कि पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और हम इस हवाले से बात भी करेंगे, राय भी लेंगे कि पुलिस को आखिर प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ रही होती हैं, ऐसा क्यों हो रहा होता है, हुकूमत जो है क्या वो नाकाम हो रही होती है, वैसे वसाइल जो हैं पुलिस वालों के पास नहीं होते, वैसा असलहा मौजूद नहीं होता। हम जब भी देखते हैं कच्चे के इलाके की हम बात करते हैं तो बात एक ही सामने आती है कि जी वहाँ पर तो असलहा बहुत ज़्यादा जदीद है, हम तो उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वहाँ पर हालात इतने साजगार नहीं हैं। हमारी पुलिस का इस हवाले से मौक़िफ़ भी आया है कि हमारे पास उतने जदीद हथियार जो हैं वो मौजूद नहीं होते, उतने जदीद आलात हमारे पास मौजूद नहीं होते। तो शेख रशीद साहब की गुफ्तगू हमारे पास मौजूद है, हम वो सुनाते हैं कि उन्होंने वहाँ जाकर क्या गुफ्तगू की है। पे नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है। कोई गवर्नर राज आ रहा है, कोई हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, हम रेंजर से बात करके, एफसी से बात करके, जो दूसरे एहसास अदारे हैं उनसे बात करके, फैसला इमरान खान का है। मैं 15वीं वजारत कर रहा हूँ, मुराद अली शाह साहब का मेरे लिए एहतराम है, लेकिन बात वही करूँगा, वही रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को सबमिट करूँगा जो हकायक में मैं किसी। अच्छा, इस सारी जो सिचुएशन है इस पर हम बात करेंगे कि पुलिस की मुश्किलात आखिर हैं क्या, पुलिस को कितना ज़िम्मेदार इसके लिए ठहराया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या है। साबिक IG पुलिस ताहिर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर आलम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सिंध में हम ये देख रहे हैं कि ये डाकूराज ख़त्म ही नहीं हो रहा, कच्चे के इलाके के असल में मसाइल हैं क्या, हम इसको समझने में कोताही क्या कर देते हैं, इसका हल निकलेगा कैसे? कच्चे के इलाके में जब पानी चढ़ता है खासतौर पर गर्मियों में तो कई आइलैंड्स बन जाते हैं, जजीरे बन जाते हैं। उस इलाके में पुलिस का ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। खास रास्ते नहीं है, पानी है जगह जगह, किश्तियां पुलिस के पास नहीं है, खासतौर पर ऐसी किश्तियां जो बुलेट प्रूफ भी हों जहां वो सही तरीके से ऑपरेशन कर सकें, और ना ही ऐसा असला है। और इसकी वजह से फिर उन्हें बहुत ही मुश्किलात पेश आती हैं जब कोई मगवी जो है अगवा करके ले जाए जाते हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस आती है। और फिर वहां पर चूंकि अच्छी खासी आबादी है, वो एक जरखेज इलाका है और वहाँ वोटर भी बड़ी तादाद में रहते हैं और उन वोटर्स के वोट लेने होते हैं सियासी लोगों को, और सियासी लोग वोट लेने के लिए उन्हें पैट्रोनाइज करते हैं। और आप देखते हैं कि इससे पहले उसी एरिया में शिकारपुर में डॉक्टर रिजवान साहब थे
जी, जो कि जिन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी थी एक सियासतदान के खिलाफ कि वो किस तरीके से वहाँ जिम्मेदार हैं और फिर क्या किया गया कि फिर एक खास इंक्वायरी कमेटी बना के उस रिपोर्ट को नेगेटिव किया गया और फिर उस डॉक्टर रिजवान को वापस सरेंडर कर दिया गया। तो जब सियासतदान खुद मुलव्वस होंगे तो फिर आसान काम नहीं होगा पुलिस के लिए वहां ऑपरेट करना, और जबकि पुलिस के पास वसाइल भी पूरी तरह नहीं होंगे। और मैं समझता हूं कि पुलिस बड़ी कैपेबल है, पुलिस वहां काम कर सकती है और पुलिस में अब कल क्या देखें एक बहादुर जी ताहिर आलम साहब, हम लोग ये देखते हैं कि पुलिस ने, आपने कहा कि पुलिस के पास वसाइल भी कम है, पुलिस हुकाम की जानिब से हम देखते हैं अक्सर ये शिकवा आता है कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी से लेस वो गन्ने या वो फिर वो असलहा मौजूद नहीं है जो कि होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि वहाँ के क्रिमिनल्स के पास ज़्यादा जदीद असलहा मौजूद होता है। वजूहात क्या हैं? फिर पुलिस हुकाम की जो अभी तक दुहाइयाँ हैं उस पर कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी? मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की यानी लॉ एंड ऑर्डर तो प्रिवेंशन गवर्नमेंट का काम है, तो प्रिवेंशन गवर्नमेंट की विल ही नहीं है कि वहाँ कंट्रोल किया जाए। और प्रिवेंशन गवर्नमेंट में खुद ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उनको पैट्रनाइज करते हैं, उनकी मजबूरी है उन लोगों को। ये तेगो क्या है, तेगो को कौन छुड़ाता रहा, इसके भाई का कौन साथ देता रहा, ये सियासतदान नहीं है। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारा हाफजा इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि हम भूल जाएं कि किस तरीके से लोगों को पैट्रनाइज किया और यहाँ पर कैसे कैसे लोग नहीं आए। मैं एक डीएजी थे जो 2018 से पहले थे, उन्होंने भी इस तेगो को पकड़ा था और फिर किस तरह छुड़ा लिया गया। तो पुलिस तो कभी नहीं करती, लेकिन फिर पुलिस में जो बहादुर अफसर होते हैं, एक तो ऑफिसर्स को लगाना जो है सिंध गवर्नमेंट का काम है। चुन चुन के अपने चमचे लगाए जाते हैं, कमजोर लोग लगाए जाते हैं। और अगर कोई बहादुर अफसर होता है, नासिर आफ्ताब जैसा बहादुर अफसर इस्लामाबाद में उसने सर्व किया, मैं जानता हूँ कितना दलेर अफसर है, उस अफसर को आप तब्दील कर दें और कमजोर अफसर और जो जिम्मेदार है इस ऑपरेशन की नाकामी के, जो शुरू में पुलिस वाले शहीद हुए, उनको उज़र देने दें क्योंकि वो किसी खास सियासी शख्सियत के मंजूर नजर है। तो फिर इस तरह के नतीजे जाएंगे। भाई आप सीरियस तो हो, आप सही तरीके से आप एक तहिया कर दें कि आपने इन इलाकों को खत्म करना है और फिर इसके अलावा बहुत सी और चीजों की जरूरत है, उसमें इस्लाहात चाहिए। वहाँ पर होता क्या है कि जो जरखेज जमीनें हैं वो तमाम जमीनें जो है जो 62 लोग हैं वो कब्जा कर लेते हैं, बाकी लोग सारे महकूम हैं और महकूमियत में फिर वो इस तरह के सारे काम करते हैं। बलोच कल्चर उस इलाके में काफी है, बलोचिस्तान की तरफ से असला भी आ जाता है और काफी ऐसा जदीद असला भी उनके पास है कि पुलिस के लिए उसका मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है सर, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि जो आप हालात बता रहे हैं, पुलिस का मोराल तो बहुत ज़्यादा डाउन होता होगा पहले ही जब वो ऑपरेशन करने जा रहे होते होंगे कि हालात ऐसे हैं। उनको भी पता होगा कि बासर अफराद जो है उनकी सपोर्ट है इन लोगों को, हम कुछ कर भी लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। फिर अब शेख रशीद साहब वहाँ पर गए हैं, ये सूबाई मामला हो जाएगा। अगर एक दफ़ा उनका खात्मा कर भी दिया जाता है फिर भी तो सूबाई हुकूमत को चेक रखना होगा। वहाँ पर पीपल्स पार्टी वहाँ पर बड़ी मतलब 13 साल हो गए वहाँ पर मौजूद है। अगर आगे भी आ जाती है एक दफ़ा, हमें सफाया करने से फ़ायदा क्या होगा जब तक विल सूबाई हुकूमत की नहीं होगी। 80 की दिहाई से हम सुनते आए हैं, खासतौर पर डाकुओं का वहाँ जो राज चल रहा है उसमें कई ऑपरेशन हुए, इसमें फौज ने भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर वो आ जाते हैं। खासतौर पर सियासी दौर में वो ज्यादा बढ़कर आगे आते हैं। तो और डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि पुलिस जो है डिमोरलाइज होती है जब इस किस्म के लोगों को छुड़ा लिया जाता है। ये जो कराची से पकड़ा गया जाफरा में, पहले भी पकड़ा गया था, किसने छुड़ाया था? ये जरा रिकॉर्ड में जाके हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि कौन लोग इनकी मदद करते रहे, कौन इन्हें छुड़ाते रहे। तो मेरा ख्याल है कि एक तो सियासी जो हुकूमत है उसको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, उसे इस तरह के लोग चाहे वो उसकी अपनी सफ़ों में क्यों ना हो, इनको पैट्रनाइज करने वाले लोग, इनसे जान छुड़ानी होगी और उसे एक मुसम्मम इरादा करना होगा। पुलिस को इस बारे में मुकम्मल खुली आजादी देनी होगी, अच्छे अफसर लगाने होंगे। अच्छा तो सर अब क्या फिर समझा जाए, अफसर लगाने होंगे सर, क्या फिर समझा जाए कि ये अब फिर फौज और पैरामिलिट्री ही इस इलाकों को इन इलाकों को साफ कर सकती है या
रेंजर्स जो है वो साफ़ कर सकती है। यहाँ पर पुलिस भी कुछ कर पाएगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में ना तो जदीद असलहा है, ना ही उनके हाथ उस तरीके से खुले हुए हैं, वो खुलकर काम नहीं कर सकते। फिर आपने कहा कि जो अच्छे और बहादुर अफसरान हैं उनको हटा दिया जाता है, तो फिर काम किस तरह से होगा, कौन करेगा आखिर? पुलिस कैपेबल है और पुलिस के पास एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क होता है, और उस इंफॉर्मेशन का नेटवर्क जो है वो एकदम जब आर्मी या रेंजर आएंगे तो वो इतनी जल्दी अपना इंफॉर्मेशन का नेटवर्क नहीं बना सकेगी। मेरा ख्याल है कि पुलिस को वसाइल के साथ साथ इख्तियार देना होगा और हमें एक रिवराइन पुलिस यानी दरियाई पुलिस पैदा करनी होगी, क्योंकि वहां मैंने जैसे कि बताया कि जब इंडस रिवर फैलता है तो बहुत से ऐसे आइलैंड बन जाते हैं, वहां अप्रोच करना जो है जमीनी रास्ते से नहीं कर सकते, वहां आप किश्तियों में जाके उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है सर, एक चीज बता दीजिएगा, अगर सिंध पुलिस इतनी ज्यादा मजबूर है, तो हमने पीछे देखा था कि सिंध पुलिस ने की तरफ से बहुत बड़ा रिएक्शन भी सामने आया था, वो काम नहीं करना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि हम डीमोरलाइज हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी तो सिंध पुलिस की जानिब से कोई ऐसा एक्शन सामने आना चाहिए, कोई बयान ही सामने आ जाना चाहिए। देखिए, पुलिस डिसिप्लिन की पाबंद है, पुलिस इस तरह का बयान नहीं दे सकती। वो एक खास वाकया था जब सिंध पुलिस के अफसरों ने अपने आईजी के साथ होने वाली ज्यादती पर रिएक्ट किया था, लेकिन आम हालात में पुलिस जो रिएक्शन नहीं देती, और मैं समझता हूँ कि अभी ये पुलिस का जो जवाब है वो हुकूमत देती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत के तर्जमान पुलिस की तर्जमानी करते हैं, तो पुलिस को जब तक हम बाख्तियार नहीं बनाएंगे और पुलिस को वसाइल नहीं देंगे, खास तौर पर हमें रिवराइन पुलिस, दरियाई पुलिस बनानी होगी, किश्तियां देनी होंगी ताकि वो अप्रोच कर सके उस इलाके में। बिल्कुल ठीक है, पुलिस को बाइख्तियार करना होगा, तभी इस मसले का हल निकलेगा। बहुत शुक्रिया ताहिर आलम साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हुकूमती विल भी होनी चाहिए, और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनको बाद में छोड़ दिया जाए और बाद में फिर उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। बिल्कुल सियासी असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जो वहाँ के मकामी जो बासर अफराद हैं वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से तो फिर फोर्सेस भी काम नहीं कर सकती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कल जो है जिसकी बात की जा रही थी, हम अक्सर जिक्र करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कुछ हो गया, हेल्थ कार्ड की हम बात करते थे, फिर हम पंजाब की बात करते थे कि पंजाब में ऐसा कब होगा, दीगर सूबों की भी बात करते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया और डीजी खान और साहिवाल डिवीजन के 7 अजला की 100% आबादी के लिए हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया गया। व्हाट अ न्यूज़। बिल्कुल, बहुत ही खुशाइन बात है। पहले हम ये देख रहे थे कि हम कुछ दिन पहले बात भी कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा जो है उस में इतना बड़ा इनिशिएटिव लिए जाना कि जो वहाँ की आवाम है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि वहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर, अपना कार्ड दिखाकर इलाज करवा सकते हैं। और मेजर सर्जरीज, मेजर इलाज जो हैं वो उस कार्ड कोविड भी, हाँ कोविड भी उसके अंदर शामिल कर दिया गया है, करवा सकते हैं। तो अब लिया के जो अजला हैं उनमें भी इस तरह से किया गया है कि सेहत कार्ड 100% आबादी को दिया गया है। ये बड़ा खुशाइन इनिशिएटिव है और अवाम जो है इससे फ़ायदा उठाते हुए हमें केपी में तो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी जो है वो हमें उठाते हुए बिल्कुल ऐसे ही है। अब लिया में जो सेहत सहूलत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म साहब का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी, कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सूबे में सेहत की सहूलतें फराहम करने के लिए कोशा है, मगर पंजाब हुकूमत की सुस्ती या गैर संजीदगी का ये आलम है। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि नया बजट सर पर आ गया है, मगर अभी तक रवा माली साल का तरक्याती बजट है वो 51% ही सिर्फ इस्तेमाल हो सका है, 51% सिर्फ जो है इस्तेमाल हो सका है। एक तरफ एक अच्छी चीज़ है जो इनिशिएटिव है, उसको सराहना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ क्यों तरक्याती स्कीमों के लिए जो है वो बजट अगर मौजूद है तो वो सिर्फ 51% क्यों इस्तेमाल हुआ, इसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये तरक्याती जो बजट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पंजाब में तरक्याती बजट महज 51% इस्तेमाल किया जा सका है, वजूहात क्या हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग।
बेसिकली हमजा अभी तक जो फाइनल फिगर्स हैं वो सामने नहीं आई, और जहाँ तक बात है तो वजह आपको मेरे से ज़्यादा पता है, जिस तरह से कोविड को आप लोगों ने कवर किया। बेसिकली कोविड से पहले मोर देन 90% जो हमारे बजट थे, डेवलपमेंट फंड्स की बात कर रही हूँ, वो यूटिलाइज हो रहे थे। जब कोविड आया तो हमने अपने तमाम जो रिसोर्सेज थे उनको हमने हेल्थ की तरफ उसको कन्वर्ट कर दिया, और यही बनता था। ह्यूमन लाइफ कम्स फर्स्ट। हमारा मकसद था अपने हेल्थ सिस्टम की तरफ बजट को मोड़ने का, कि जो हंगामी सिचुएशन फर्स्ट वर्ल्ड ने देखी, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने देखी, तो जो हमारे हालात थे नामसाइद हालात के अंदर, लेकिन आज हम ये अल्लाह की जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है कि हमने अपनी इंसानी कीमती जानों को भी मैक्सिमम बचाया, और आज हम उस सिचुएशन के ऊपर तकरीबन काबू पा चुके हुए हैं। अब माशाल्लाह से वैक्सीनेशन तमाम मोर देन जो सारे जो पॉपुलेशन जिनको लगनी चाहिए 18+ वो हमने अलाउ कर दी हुई है। तमाम की रजिस्ट्रेशन आपको पता ओपन हो गई है। इसकी वजह से जो तमाम प्रायोरिटीज थी डेवलपमेंट की उनको होल्ड किया गया, और आज सिचुएशन पे काबू पाने के बाद मैं अर्ज करूं कि अगले 2 साल एक एग्रेसिव किस्म की और टोटल डेवलपमेंट ओरिएंटेड हमारे 2 साल होंगे, जिसमें हम लोगों को रोजगार के मौके भी उससे जाहिर है निकलेंगे, और साथ साथ बाकी चूंकि जो चैलेंजेस थे शुरू में उनको हमने काबू पाया ही था, उसकी तरफ हम जा ही रहे थे, तो कोरोना आ गया। कोरोना के बाद अब जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने पंजाब भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 8 से 15 अरब रुपए फी जिला उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि कितनी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ की, टोटल नीड बेस जिस जिले की रिक्वायरमेंट है उसको हम करने जा रहे हैं। यस्टरडे यू सॉ एट लिया 13.8 अरब रुपए का जबरदस्त किस्म का जो पैकेज था, डेवलपमेंट पैकेज, वो दिया गया। और अब आज भक्कर में कोई तकरीबन मुसर्रत साहिबा पैकेजेस का ऐलान तो किया जाता है, और फिर हमने देखा कि जो पिछले साल भी 51% सिर्फ जो तरक्याती बजट था वो सिर्फ इस्तेमाल हो सका। पंजाब सूबे की हम बात कर रहे हैं। अब आप क्या देख रही हैं कि अगला बजट भी आने वाला है, जो अगला साल है उसका आप देख रहे हैं तरक्याती बजट इस्तेमाल होता हुआ, कोई उसके लिए पॉलिसी तरतीब दी गई है? क्योंकि अगर बजट इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा, कोई सुबह तरक्की ही नहीं करेगा, तो खुशहाली तो नामुमकिन है। नहीं इशाल, मैंने अर्ज किया कि वो बजट किसी की कोताही लापरवाही की वजह से नहीं, हमने तमाम जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनको हमने हेल्थ सेंट्रिक कर दिया था, उसकी वजह आपके सामने है। अभी 2 साल मैंने अर्ज किया कि हमारे हैं टोटल डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और इसमें जो पहली प्रायोरिटी बनती ही अब ये है, तो उसी के ऊपर ही हम कर रहे हैं। और जिसमें जो प्लान है वो ये है कि तमाम जिलों को, पंजाब भर के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम 15 से 18 अरब के बीच का डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं। और उसके साथ आपको ये मैं बताऊं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट जैसे 33% तो हमने कर दिया ना, सीधा जुनूबी पंजाब को रिंग फेंस किया। टोटल बजट जो पंजाब का है उसमें फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये शिकायत रहती थी, जो कि किसी हद तक बजा भी हैं, कि समटाइम्स थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होता रहा है माजी में, लेकिन इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीएम साहब। ठीक है मुसर्रत साहिबा, हम उम्मीद रखते हैं कि अगले 2 साल जिस तरीके से आप फरमा रही हैं वैसे ही हालात होंगे। अब आपके इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। लोग खास से खुश हैं और इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं कि ये हेल्थ कार्ड हम कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी हम डीजी खान साहिवाल के साथ अजला की बात कर लेते हैं। ये हेल्थ कार्ड है क्या, लोग किस तरीके से इस्तेफादा करेंगे? एक फैमिली के लिए वो कार्ड होगा या हर शख्स के लिए अलहदा कार्ड होगा, ये जरा क्लियर कर दीजिएगा। जी हमजा, मैं अर्ज करती हूँ ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। मैं अर्ज करूँ कि पूरी पंजाब की 11 करोड़ पॉपुलेशन का हेल्थ यूनिवर्सल इंश्योरेंस प्लान जो है वो मतलब टाइम टू टाइम हम अनाउंस करते रहेंगे, जिसमें 2 डिवीजन्स, डीजी खान एंड साहिवाल डिवीजन कल आपको पता है। और इसका तरीका क्या है, आपको कोई अलग से कार्ड नहीं लेना, आपका जो नेशनल ID कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड नंबर भी है, राइट। अब ये कोई 48 लाख यानी कि तकरीबन 5 मिलियन खानदान और उसमें 1 करोड़ 15 लाख के लगभग अफराद आते हैं। यानी कि जो फैमिली हेड है आपको पता है कि ये उनका होगा, और आगे फैमिली ट्री होता है, पूरे जो उन पे डिपेंड करते हैं, उनका जो खानदान, उनकी स्पाउस और आपके बच्चे, वो सारे उसमें कवर्ड है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये टोटल पॉपुलेशन का प्लान है। इसको आप ऐसे ले लें कि हर बालिग शख्स का जो ID कार्ड है वही उसका हेल्थ कार्ड है, अलग से किसी को
एक फैमिली के लिए एक ही कार्ड है, ये मैं अर्ज कर दूं, जो उस फैमिली का सरबराह है। आगे वो जो 7.25 लाख की जो कवरेज है वो उस पूरी फैमिली के लिए है, यानी कि हर एक का 7.25 लाख का नहीं है कि जितने फैमिली मेंबर्स है, नहीं, फैमिली हेड का और फिर उनके डिपेंडेंट उसमें कवर है। यही क्लैरिटी लोगों के लिए चाह रहे हैं कि अब अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता बीमार पड़ता है, उसको ये सेहत कार्ड इस्तेमाल करना होता है, तो वो सरबरा का शनाख्ती कार्ड दिखाएगा वहां पर या अपना भी दिखाएगा, वो भी कारामद होगा? नहीं, दोनों के ही कारामद होंगे इन अ वे कि जब अपना वो दिखाएगा तो फैमिली ट्री तो आ जाएगा ना, सरबरा का खुद ही निकल आएगा। आपको पता है ना नादरा का जो सिस्टम जो है, तो उसमें जिसका भी कार्ड दिखाएंगे आपकी फैमिली तो सारी उसमें आ जाती है ना एक क्लिक के अंदर। तो वो कोई कॉम्प्लिकेटेड ये बिल्कुल नहीं है, इससे ज्यादा आसान हो नहीं सकता। और ये मैं अर्ज करूं कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो जिनके लिए हेल्थ, जब किसी के घर में हेल्थ इशू होता था तो लोगों की पूरी जो फाइनेंशियल लाइफ थी, उनका पूरे बजट्स डिस्टर्ब हो जाते थे, लोगों के एसेट्स बिक जाते थे। और ये बहुत बड़ी नेमत है। और इंशाल्लाह ताला जो रियासत का काम है, मदीना की रियासत का कॉन्सेप्ट शुरू यहाँ से होता है कि हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक चीजें हैं वो जो हैव्स हैं उनसे लेकर के हैव नॉट को देना। लेकिन इसमें खूबसूरती में जो है, इसमें हम सारे, हमजा, मैं और आप भी कवर हैं। अगर हम इसको अवेल करना चाहें तो हम सारे कवर करेंगे। अवेल, वी आर ऑल कवर्ड। हम अवेल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये हमारे अपनी मर्जी के ऊपर होगा। मुसर्रत साहिबा, 7 अजला के लिए ये अनाउंसमेंट हुई है, ये सहूलत जो सेहत कार्ड दिया जा रहा है, बाकी अजला के ऊपर भी क्या काम हो रहा है? कब हम देख रहे हैं कि उनको भी ये सहूलत जो है वो मुयस्सर आ सकेगी? इसमें जी इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर का ये उनकी वाज़ेह हदायत है हमारे पंजाब को कि इसको हमने कवर करना है। जैसे केपी पूरा कवर हो चुका हुआ है, पूरा सूबा, पूरी टोटल पॉपुलेशन फुली कवर्ड है। इसी तरह हमारा टारगेट है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है मुसर्रत साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि जिस तरह से भी हम डीजी खान और साहिवाल डिवीजन की बात कर रहे हैं, उधर से कोई शख्स बीमार पड़ता है तो वो पूरे पंजाब में किसी भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड अभी से दिखा सकता है। और साथ ये भी बता दीजिएगा कि जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा होगा, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको इसमें कवर किया जाएगा? जैसे खैबर पख्तूनख्वा ने तो कोविड को भी इसमें कवर कर दिया, आप ये भी बता दीजिएगा ज़रा। हमजा, इसमें आप हेल्थ रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं उसकी लिमिट जरूर रखी हुई है कि 7.25 लाख बजट के अंदर कोई भी दुनिया की गॉड फॉरबिड बीमारी है तो वो कवर होगी। लेकिन एक और मैं अहम पहलू जिस पे मैं रोशनी डालूं कि पैरेलल भी हमारे कुछ प्लान्स हैं कि आपका ये हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ जो कवर है वो तो है ही है, उसके साथ हमने पंजाब के अंदर जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनको भी हमने कवर किया हुआ है। कैसे? लेकिन वो सिर्फ डिजर्विंग लोगों के लिए, वो टोटल पॉपुलेशन के लिए नहीं है, उसके लिए कार्ड होता है। आपकी लीवर रिलेटेड जैसे हेपेटाइटिस सी बहुत महंगा इलाज है, कैंसर, टीबी, इस तरह की जो मोहलक बीमारियां हैं, साथ एक प्लान उनके लिए भी चल रहा है जो कि जिसको 90 शारा से सीएम साहब ने खुद इनॉग्रेट किया था। अब उसमें यह है कि जो डिजर्विंग लोग हैं उनको हम ये जो जितनी भी मोहलिक बीमारियां हैं जिनका इलाज मुआवजे के ऊपर लाखों रुपए, करोड़ों के लगभग लगता है, तो वो भी हम साथ कर रहे हैं। मुसर्रत साहिबा, आपका हमने कंपैरिजन तो केपी गवर्नमेंट के साथ इस वक्त करना है ना, 2 सेहत कार्ड हमारे सामने है, हम आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे। केपी गवर्नमेंट ने ये किया, वो ये करते हैं कि जी के जो किडनी ट्रांसप्लांट है उस तक को इस कार्ड का हिस्सा बना देते हैं, और वो हर आदमी के लिए। हाँ, और पंजाब में भी तो हमारे है ना। ओके, बिल्कुल ठीक है, मतलब सेम तकरीबन सेम तमाम बीमारियां इसमें कवर्ड हैं। ओके ओके ओके, ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, ये कुछ इसलिए ज़रूरी थे कि हम भी पूछना चाहते हैं और आम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि वो जो सेहत कार्ड है, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, पहले केपी गवर्नमेंट को सराहा जा रहा था और पंजाब गवर्नमेंट ने कमाल किया, और अगर इस साल के आखिर तक पूरी आबादी पंजाब की भी, और हम तो ये उम्मीद रखते हैं कि सिंध बलोचिस्तान के अंदर भी ये मामला होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में मामला बिल्कुल होना चाहिए। और सेहत जो है वो बुनियादी एक ज़रूरत है, उसकी सहूलियात जो है तमाम आवाम को मिलनी चाहिए। जो कि अफोर्ड नहीं भी कर सकते, बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो महंगे से महंगा इलाज करवा सकते हैं, लेकिन जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो घर का चूल्हा नहीं अच्छे से चला सकते, वो इलाज कैसे करवाएं? तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
तो सुबह सवेरे पाकिस्तान नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबर नहीं है शुगर के मरीज़ों के लिए। उन्हें मोहतात होने की ज़रूरत है, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनका बीमारी को कैच करने का जो वो एक अंदर उनके वो होती है, वो सलाहियत होती है, वो ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा तेज़ी से किसी भी बीमारी को अपने अंदर कैच कर सकते हैं। उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमज़ोर होती है, बीमारी ज़्यादा जल्दी उन पर असरअंदाज होती है। अच्छा जी, अब तो कोरोना वायरस समेत ब्लैक फंगस और दीगर ख़तरनाक जो इन्फेक्शंस हैं उनकी बात हो रही है, और जब ब्लैक फंगस का जिक्र हो रहा है फिर उसको जोड़ा जा रहा है डायबिटिक जो लोग हैं उनके साथ कि उनको ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, वैसे ही कोरोना का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो फिर अब ये जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की, उसका भी ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो इस पर हमें समझने की भी ज़रूरत है कि क्या ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ है। जब भारत में ये चीज़ सामने आई तो हम परेशान हो गए कि हम बिल्कुल साथ मौजूद हैं, हम भारतीय वेरिएंट की भी बात कर रहे थे। खैर, बुनियादी वजह जो है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों में कुव्वत मुदाफ़ियत का कम होना तो है, ये हमें पता है, जिस तरह से इशाल भी अभी बात कर रही थी। तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा शुगर के मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत दीगर लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है, जिसके सबब अमवात की शरह ख़तरनाक हद तक बढ़ जाती हैं। ऐसे मरीज़ों में ख़तरनाक ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। पहले तो हमें यह समझ लेना इशाल कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। हमने सुना था क्लोरोक्वीन के बारे में, वो शॉर्ट हो गई थी बिल्कुल कि जी कि वो तो बेहतरीन एक दवाई है और वो असर करेगी कोरोना वायरस के ऊपर। इसी तरह ब्लैक फंगस है और हम परेशान हैं कि ये क्या है। अच्छा, इसके सिंध में 5 जो हैं वो केसेस रिपोर्ट भी हुए थे। कासिम सुमरू साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी उनके हेल्थ के हैं सुबह से, उन्होंने कहा था कि 5 केसेस जो हैं वो ब्लैक फंगस के रिपोर्ट हुए हैं। उससे पहले हमने भारत में देखा कि ब्लैक फंगस के केसेस जो सामने आए। जानने और समझने की ज़रूरत यही है कि ब्लैक फंगस आखिर है क्या। और जैसे कि हम बात करें डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए उनमें ज़्यादा ख़तरात हैं क्योंकि वो कोविड का शिकार हो जाते हैं या उन्हें ब्लैक फंगस लगती हैं, दीगर बीमारियां लगती हैं, तो वो उनकी शरह अमवात जो है वो हम ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ, तो अब हम ये पूछेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है और डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं लोग, उनके लिए कितना ख़तरा है कोरोना का और फिर ब्लैक फंगस का। डॉक्टर तायरा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, पहले तो हमें ये बता दें कि क्या वाकई जो शुगर के मरज़ में मुब्तला लोग होते हैं उनका कोरोना वायरस में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं? देखिए, आपको पहले से भी पता होगा कि सिर्फ कोरोना एक बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं और शुगर की जो अलामात होती हैं उनमें एक ये चीज जरूर शामिल होती है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके अंदर बहुत सारी और कॉम्प्लिकेशंस भी होने लगती हैं। उनका हार्ट इन्वॉल्व होता है, उनकी किडनी इन्वॉल्व होती है, नर्व्स इन्वॉल्व होती है, आईज इन्वॉल्व हो जाती है, उनकी कुव्वत मुदाफियत भी कम हो जाती है और उनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल होती है और बड़ी भी होती है। जब आपकी ब्लड शुगर जो है वो बड़ी होती है तो वो एक आइडियल जगह होती है। आपने देखा होगा ना कैसे मीठे को कीड़ा लगता है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। उसी तरह से आपकी वो एक आइडियल थ्राइविंग प्लेस है हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए। एक तो आपको इन्फेक्शन लग जाएगा और इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी। अब सोजिश भी आपकी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है और ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर लेवल पहले भी ज्यादा है, तो वो एक आइडियल थ्राइविंग प्लेस बन जाता है किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के लिए। अब क्योंकि डायबिटीज में हीलिंग भी नहीं होती, बहुत ज्यादा डिलेड हीलिंग होती है, बाकी डिफरेंट किस्म की जो आपके छोटे छोटे माइक्रो वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल जो आपके खून को कैरी करते हैं, वो भी डैमेज होते हैं। सारा कुछ ऑलरेडी जो है ना वो आपका कोमॉर्बिडिटी की तरफ जा रहा होता है, तो आप एक आइडियल कैंडिडेट बन जाते हैं हर तरह का इन्फेक्शन कैच करने के लिए। तो हम जब स्ट्रेस कर रहे थे ना डायबिटीज के ऊपर, हम ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा कर रहे थे कि ठीक है ये लोग प्रिकॉशंस लें, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज आपको ये कहूंगी कि हमारे सोशल मीडिया पे अब हर कोई डॉक्टर है, बल्कि हर कोई अपने आप को डॉक्टर मान के बहुत ज्यादा आगे से एडवाइस देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टीरॉइड ओवर यूज को आपने बंद करना है। हमारे यहाँ हकीम भी और हमारे यहाँ नॉर्मल क्वैक्स भी, हमारे यहाँ सारे डॉक्टर, बल्कि मैं अपने समेत सबके बारे में कहूंगी कि बहुत इजी समझते हैं कि हर छोटी बात के ऊपर स्टीरॉइड दे दी। और स्पेशली जो आपके बाकी लोग हैं ना जो आपको इधर उधर से बता रहे हैं, उन्होंने कहा जी डेक्सामेथासोन बड़ी ही अच्छी ड्रग है, नई ड्रग है, जैसे क्लोरोक्वीन का मैंने कल की अपनी वीडियो में बताया था आपको कि जैसे क्लोरोक्वीन का भी आया था उसी तरह डेक्सामेथासोन का आ गया। सारे लोग जो है एक दूसरे को प्रिस्क्राइब करने लगे, खाने लगे। पर आप जब स्टेरॉइड ओवर यूज करेंगे तो आप अपने आप को और ससेप्टेबल कर देंगे इन सारी चीजों के लिए। पहले ही इन्फेक्शन होता है, वो जो है आपके बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडीज डेवलप हो रही होती है, वो ऑटोमेटिकली आपके जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं पैंक्रियास के, उनके डॉक्टर ताहिरा, हम ये देख रहे हैं, आप कह रही हैं कि शुगर के मरीज होते हैं उनमें खतरा ज्यादा लाहक होते हैं उनको, कि वो जल्दी से इन्फेक्शन जो वो कैच करते हैं। तो ब्लैक फंगस हो गई, इस तरह के दीगर जो खतरनाक वायरसेस हो गए या इन्फेक्शंस हो गए, शुगर के मरीज उससे महफूज कैसे रह सकते हैं? क्या एहतियात उन्हें करनी होगी?
जी, सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल के अंदर ना हमें इस चीज पे ज्यादा गौर करनी पड़ेगी कि लॉकडाउन हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, आपके पास आपकी शुगर कंट्रोल्ड होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन, आपकी मेडिसिन, आपके रेगुलर डॉक्टर के विजिट्स। दूसरे नंबर पे आप जो डाइट खाते हैं उसका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होना चाहिए, मतलब आप जो ये कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा आपके रोटी चावल शामिल होते हैं या मैदे वाली चीजें, रिफाइंड फ्लावर वाली चीजें होती है, उनको आपने कट करना है। सिर्फ और सिर्फ चीनी नहीं होती है इसका रीजन ये जो आपकी रिफाइंड वाले कार्ब्स होते हैं ये भी होता है, बहुत ज्यादा फैटी फूड भी होता है। तो लीन मीट्स की तरफ आइए, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां दालें इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ, जैसे आपकी ओटमील होती है या फिर आपका चक्के की आटे की रोटी, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, एक्सरसाइज का रुझान भी बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि जो है हर चीज लॉकडाउन हो गई, कहा बाहर ही नहीं निकलना, तो एक्सरसाइज करना और अपने खुद को कंट्रोल करना भी बेहद जरूरी है। तरह तरह की एंटीबायोटिक अब्यूज भी नहीं करना, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जब आप खाते हैं बगैर मीट के तो आप अपने हेल्दी बैक्टीरिया को मार देते हैं, फिर भी फंगस की जगह बहुत ज्यादा हो जाती है। उसी तरह से स्टीरॉइड ओवर यूज भी नहीं करना, हर चीज के लिए स्टीरॉइड नहीं खाना, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के ऊपर स्क्रिप्टेड मैसेजेस से ये नहीं करना। और दूसरा, थोड़ा सा ये देखिए कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क और ये आप खुद ब खुद करने लगते हैं, इनकी कंटेमिनेशन का भी ख्याल रखिए। हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ बहुत गर्मी है, जहाँ बहुत डैम्पनेस है, मॉइस्चर है, और वो भी आइडियल होता है इन स्पोर्स के लिए। तो ऐसी चीजों से भी दूर रखना है कि भाई अब छोटी सी चीज हुई तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया, वो मास्क लगा दिया और एक डैम्प एनवायरनमेंट कर लिया। प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर जो है आपने थोड़ा सा सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और पहले ही अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखना और चेक रखना। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे यहाँ कि हमें डायबिटीज है, वो डरते हैं कि डायबिटीज अगर चेक हो गई, अगर निकल आई तो हमें दवा लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए रेगुलर, और अगर आपको निकल आती है तो आपकी डाइट कंट्रोल, आपकी स्मोकिंग को छोड़ना, आपके जो है एक्सरसाइज करना, और साथ स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज ना करना। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हमें ये भी बताइए, अब हम लोगों ने क्योंकि सुन लिया है तो अब हमने कितना परेशान होना है ब्लैक फंगस से, हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको मैं बताऊं, स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा कोर्टिजोल रिलीज करता है, ठीक है, किसी मीठे से भी। तो परेशान या खौफजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हमने बस जो और हमने सिर्फ इतना करना है कि अब हमने इधर उधर से मेडिकल एडवाइस नहीं लेनी। आपका जो फिजिशियन है, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उसके पास जाइए, अपनी शुगर को कंट्रोल कराइए, खुश रहिए, अच्छी एक्सरसाइज रिलैक्सेशन टेक्निक्स की तरफ जाइए। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फ्रेगमेंट ऑफ सोसाइटी में आ गई है तो आपको भी लग जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये भी हमें बताइएगा कि इस वक्त हम परेशान ये भी हैं कि डायबिटिक जो हैं लोग, वो कहते हैं कि जी कि हमें पता नहीं वैक्सीन भी लगवानी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, हमें तो पहले बीमारी है, हम वैक्सीन लगवाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या उनको भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, अनकंट्रोल्ड अगर शुगर होती है ना, जब शुगर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, तो पहले शुगर को कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सारे ऑर्गन्स इफेक्टेड है ना, और आपके सारे ऑर्गन, तो वो आप पहले कंट्रोल करा लीजिए। लेकिन उनके लिए लगाना तो बहुत जरूरी है क्योंकि वो मोस्ट ससेप्टेबल है। और वैक्सीन के खिलाफ तरह की फजूल खबरें फैली हुई हैं कल रात से, और लोग कह रहे हैं, और अजीब अजीब जो खबरें हैं वो ज्यादा सर्कुलेट कर रही हैं। प्लीज सब लोगों को ये जरूर एजुकेट कीजिए कि इस तरह की अफवाहें मत फैलाइए, ये बिल्कुल बेकार और स्टूपिड बेसलेस अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वैक्सीन तो आपको प्रोटेक्ट करता है और आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके अंदर कुव्वत मुदाफियत बढ़ा देगा। तो आपको कोविड लगने का खतरा भी ज्यादा है। कोविड की वजह से फेटल भी सिर्फ वही लोग हुए, आपको पता है ना, कोविड में भी उन्हीं लोगों को ज्यादा इफेक्ट किया गया, उनके अंदर मतलब ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हुए जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज थी। तो वो तो वैक्सीनेट हो जाए तो और भी अच्छा है, बल्कि ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि मोटापा जो है वो शुगर की वजह है या शुगर जो है वो मोटापे की वजह है, और फिर कौन सी उम्र के अफराद जो हैं वो ज़्यादा, बच्चे या बड़े, कौन सी उम्र के लोग ज़्यादा शुगर में मुतासिर शुगर से हो सकते हैं, शुगर में इन्वॉल्व हो सकते हैं? और फिर अगर हम देखते हैं कि शुगर में आप इन्वॉल्व हो गए तो अलामात क्या हैं, कब जाके टेस्ट करवा लेना चाहिए आपको? ठीक है, देखिए, शुगर दो टाइप्स की होती है। एक जो है वो जुवेनाइल डायबिटीज होती है, तो यंगर लोगों में होती है, और एक जो है वो बड़ों में होती है, जो मिडिल एज के बाद शुरू होती है। तो ये दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज हैं। पहली वाली में आपके जो इंसुलिन है ना, जो आपका लबलबा है, वो इंसुलिन हार्मोन ही काफी नहीं बनाता, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज शुगर रेज हो जाती है। और जो दूसरा है, जो बड़ी एज में होता है, उसमें आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन तो बन रहा होता है, लेकिन वो हमारे सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हद से ज्यादा प्यास
प्यास लगना, हद से ज्यादा पेशाब आना, बार बार इन्फेक्शन होना, कोई भी जख्म हो जाना तो वो जख्म का ठीक ना होना जल्दी, उसके बाद सर में दर्द रहना, पूरी की तरह थकन रहना क्योंकि आपकी एनर्जी तो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, ठीक है। फिर कोई भी जगह पे आपको जैसे पैरों में फॉर एग्जांपल टिंगलिंग शुरू हो गई, बर्निंग शुरू हो गई, पहले हो गए और फिर खुदा न खास्ता कोई चोट भी लग जाती है तो पता भी नहीं चलता और फिर वो चोट सही भी नहीं होती और जैसे जैसे ये कॉम्प्लिकेट होने लगती है फिर आंखों में जैसे आपको नजर के मसले शुरू हो जाते हैं, दिल के मसले शुरू हो जाते हैं, गुर्दे के मसले शुरू हो जाते हैं। ये सारे मसाइल जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। मोटापे का आपने पूछा तो ये दोनों विशियस सर्कल है, मतलब फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 डायबिटीज में तो काफी वेट लॉस की तरफ चला जाता है इंसान, लेकिन वेट गेन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में आप मोटे भी हो जाते हैं, आपको जो है आपकी ये जो आपने देखा होगा ना कि आपके गर्दन के अराउंड कुछ लोगों की कालक सी हो जाती है इधर और ग्रोइन्स में, वो कालक उतर ही नहीं रही होती, तो ये भी आपकी मेटाबॉलिक सिंड्रोम या एक्स सिंड्रोम की तरफ जो है वो पॉइंट आउट करता है। जब आपकी ट्रंकल ओबेसिटी मतलब आपके पेट के अराउंड बहुत ज्यादा जो है वो मास जो है हड्डियों में दर्द शुरू हो जाना, ये भी इसकी एक वजह हो सकती है। सारा कुछ तो आपने जो है एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना। हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज शायद कोई कॉस्मेटिक चीज है, सिर्फ दुबला होना है, जिम स्टाइल ट्रीटमेंट है, नहीं, जिम जाना तो जरूरी ही नहीं है, आप अपने घर में करिए, बाहर करिए, जहाँ मर्जी करिए, पर थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर कीजिए ताकि आपकी बॉडी को भी ये याद रहे कि भाई मैं हरकत में हूँ, मैं जिंदा हूँ, सर्कुलेशन भी जरूरी है और आपकी जॉइंट्स भी स्टेबल रहेंगे और ऊपर से आपका ये सारा कुछ कंट्रोल रहेगा क्योंकि ये जो आपके पेट के ऊपर जो बेली फैट होता है ना वो मोस्ट डेंजरस टुवर्ड्स एनीथिंग, हार्ट डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई। जी ठीक है डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी, आपने हमें बताया कि जी कि एक्चुअली ब्लैक फंगस क्या है, ये पहले से ही मौजूद है लेकिन इससे हमें परेशान नहीं होना। जो लोग शुगर के मरज़ में मुब्तला हैं, डायबिटिक हैं, उनको ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है और एहतियात के साथ साथ उन्होंने अपनी डाइट को बेहतर करना है, कोशिश करनी है कि वो मोटापे का शिकार भी शाल ना होने। वैसे तो हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कुछ आगे बढ़ के बात करते हैं कराची के एक बड़े अच्छे कदम की भी, जहाँ कराची आर्ट्स काउंसिल, जी कराची आर्ट्स काउंसिल की, जहाँ पर जो वैक्सीनेशन के हवाले से बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं। फिर देखिए हम SOPs को बड़े अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इकदाम हैं वो बड़े अच्छे हम देख रहे हैं कि वहाँ पर बड़े जो अदाकार हैं, मारूफ शख्सियात हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है और वैक्सीनेशन का अमल भी बहुत अच्छा वहाँ पर जा रहा है। हम देखें उनमें नाम शामिल हैं, ज़िया महिउद्दीन साहब हैं, अनवर मकसूद साहब हैं, बिल्कुल अदाकार जावेद शेख हैं, हुमायूं हैं, बहरोज सब्जवारी हैं, थिएटर अदाकार हैं, फिर उसके अलावा म्यूजिशियंस हैं, डायरेक्टर्स हैं और दीगर जो अरकान हैं वो हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है और वैक्सीन जो है तकरीबन 2 माह हो गए हैं यहाँ पर ये प्रोसेस जारी है। अब तक मारूफ अदीबों फनकारों समेत जो है 15,000 से ज़ायद लोग वैक्सीन यहाँ पर लगवा चुके हैं। अब 30 साल से ज़ायद उम्र के लोगों की रजिस्ट्रेशन का जो है वो अब सिलसिला शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू है या इनको भी वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर कराची आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब। अहमद शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर 2 माह हो गए, अभी तक ये बताइएगा कि ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया गया, क्या सोचा गया था, कैसा रिस्पॉन्स है? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा 92 चैनल का और मैं ये बताऊंगा कि जैसे ही पाकिस्तान में वैक्सीन का आगाज हुआ तो मैंने दरख्वास्त की सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर से और वो यहाँ आई और हमने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने उनसे कहा कि हमारे जितने अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं, उसमें से काफ़ी ऐसे हैं जो ओल्ड एज ग्रुप में हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो जाके लाइनों में खड़े हों और उनको मोटिवेट करने के लिए ज़रूरी है पब्लिक को कि उनको रोल मॉडल के तौर पर पेश करें। तो हमने 16 मार्च से शुरू किया हुआ, आज तक 2.5 महीने होने वाले हैं। तमाम बड़े फनकार, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस हमारे पास आ रहे हैं, फिर मेंबरान आर्ट काउंसिल, फिर सहाफ़ी, सारे बड़े सहाफ़ी जो हैं मुख्तलिफ चैनल्स के, अखबारों के। और ये दुनिया में एक यूनिक मिसाल है कि क्रिएटिव लोगों के लिए एक सेंटर कायम किया गया है। वो ना तो पाकिस्तान में हुआ था ना कहीं दुनिया में हुआ, तो उसकी एक बहुत बड़ी पजीराई मिली। फिर मैंने उससे फ़ायदा उठाते हुए तमाम एक्टर्स जो हुमायूं सईद, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, अनवर मकसूद साहब, ज़िया महिउद्दीन, फिर ये जो नौजवान हैं आसिम अजहर, कुबरा खान, हुस्ना शाह, बाकी सारे लोग, इन सबको से डीपर कराए ताकि लोगों को मोटिवेट करें वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अहमद शाह साहब, हम ये देखते हैं
हम ये देखते भी हैं कि जो टीवी अदाकार होते हैं या फिर जो पब्लिक फिगर होते हैं या फिर जिस तरह के मारूफ मशहूर शख्सियात हैं, लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं। अगर वो ये कह दें कि हमने वैक्सीन लगवा ली है तो दूसरे लोग खुद ब खुद वैक्सीनेट होने के लिए चल पड़ते हैं। कितना रुझान देख रहे हैं, उसके बाद लोगों ने कितना इससे अच्छा असर लिया, कितना मतलब वो लोग तरगीब उनको मिली है, मोटिवेट हुए हैं, वो जाके वैक्सीनेट हो रहे हैं। और इंतजामात कैसे देख रहे हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर पर? हमारे जो इंतजामात है उसकी सारी दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं। SOPs पे 100% अमल हो रहा है। हाइजीन हम 100% इसको रोज वो करते हैं पूरी तरह से। हम रजिस्ट्रेशन ग्राउंड फ्लोर पे ओपन में करते हैं, फिर हम ऊपर SOPs के साथ बुला के और ज़्यादा देर तक बिठाते नहीं हैं। और इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है। जितने इन्फ्लुएंसर्स का और रोल मॉडल्स के जब वीपर चले हैं उसके बाद बेइंतहा लोग जो हैं मोटिवेट हुए हैं। और इस वक्त सिंध में ये सूरत हाल है कि तमाम सेंटर्स पे बेइंतहा लोग आ रहे हैं। और मुझे एक इल्हाम था, बहुत सारे र्यूमर सोशल मीडिया पे कि इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो रहा है। फिर जो हिंदुस्तान में हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी खौफनाक सूरत हाल बनी है तो उससे खौफजदा होकर बहुत ज़्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू करा दी। जी ठीक है। अहमद शाह साहब, हमें ये भी बताइएगा कि वैक्सीन कौन सी लगाई जा रही है यहाँ पर? वही वैक्सीन जो हुकूमत सिंध के पास वैक्सीन मौजूद है, वही वैक्सीन लगाई जा रही है? देखें, वही वैक्सीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने सारे सूबों को दी है NCOC के थ्रू, और जो सिंध गवर्नमेंट को मिली है, हमारी वैक्सीन भी सिंध गवर्नमेंट ने दी है, हमें डॉक्टर भी सिंध गवर्नमेंट ने दिए हैं और हमारे जो वैक्सीनेटर हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट के हैं। बाकी मेरे 40-50 लोग रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे मामला वो चीज़ें सारा आर्ट्स काउंसिल का अमला कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया हमें और गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा हुआ है इससे। और ये कई बार NCOC में भी डिस्कस हुआ है कि ये जो हमारा एक मॉडल सेंटर बना है उससे एक तहरीक बनी है लोगों के अंदर कि उन्हें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अच्छा, इस मॉडल सेंटर पे रजिस्टर कैसे करवाया जा सकता है सर? कौन से लोग रजिस्टर करवा सकते हैं? देखें, चूंकि हम हमारी एक लिमिट है कि हम शुरू में 250-300 लोगों को कर रहे थे और इस वक्त तकरीबन हम अराउंड 700 लोगों को कर रहे हैं। तो इनिशियली तो कुछ 6000 हमारे मेंबर हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, वो थे। फिर उसके बाद उनकी फैमिलीज, उनके माँ बाप, उनके बच्चे और इसी तरह से फिर डिफरेंट वॉक ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और फिर स्टाफ सारे का सारा। फिर मैं अकेडमीज हमारे पास हैं, म्यूजिक अकेडमी, थिएटर अकेडमी, आर्ट्स काउंसिल आर्ट स्कूल चलाता है, उनके तमाम स्टूडेंट्स, उनकी फैमिलीज और इस तरह के तमाम लोग। फिर लाहौर से जो आर्टिस्ट कराची शूट के लिए आए हुए थे, इस्लामाबाद से आए हुए थे, उन सब की भी वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कराची आर्ट काउंसिल की जानिब से और हुकूमत सिंध के ताउन से जो है यहाँ पर लोग वैक्सीनेट किया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब वीडियोस जारी की हैं मुख्तलिफ स्टार्स की और उन्होंने भी लोगों को कहा है कि जी कि आप लोग भी खुद को वैक्सीनेट करवाएं। हम लोगों ने भी खुद को वैक्सीनेट करवाया। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अब फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।